हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th साइंस की बुक का चैप्टर 15 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो देखिए, इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ में बेहतरी होना। फूड रिसोर्सेज होते हैं, जो भी हमारी खाने वाली चीज़ें होती हैं वो सारे हमारे फूड रिसोर्सेज होते हैं। चाहे वो चावल हो, चाहे वो आटा हो, चाहे वो दाल हो, कुछ भी हो, ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये हमारे सारे फूड के रिसोर्सेज होते हैं। तो हमें फूड रिसोर्सेज में इम्प्रूवमेंट की सबसे पहले तो ज़रूरत आन क्या पड़ी। खाना क्या हमारा बढ़िया नहीं है? बिल्कुल बढ़िया है, बट हम लोग को इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि हमारी आबादी तो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, मगर हमारा जो फूड उगाने का जो पैटर्न है ना, वो पुराना ही है और हमारे पास जगह भी लिमिटेड है। तो हम किस तरीके से अपने खाने को और ज़्यादा उपज बढ़ाएं हम अपने खाने की, ताकि हमारी बढ़ती आबादी का हम लोग पेट भर सकें। तो यही हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग खाने की तकनीक को, उगाने की तकनीक को बेहतर बना सकते हैं, खाने को ज़्यादा न्यूट्रिशियस बना सकते हैं, ताकि हमारी पॉपुलेशन की डिमांड्स पूरी हो सके। तो ये रहा इस चैप्टर में। अब हम देखते हैं लाइन टू लाइन। मैं एक एक लाइन पढ़ूंगी क्योंकि मेरे को तो यही बेस्ट लगता है। पीपीटीज पढ़ा दो बना के, और फिर हम ना कई बार समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअली में एनसीईआरटी में क्या था। और एग्ज़ाम में जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन करेंगे आगे चल के, जिनको डॉक्टर बनना है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा थोड़े टाइम में कि एनसीईआरटी से अच्छा कुछ नहीं है, चाहे कोई भी कितनी भी महंगी किताब पढ़ लो। तो ये देखते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। वी नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। हमें बताया, हम खुद खाना खाते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबको खाने की ज़रूरत है। फूड सप्लाईज, अब फूड में जो होता है वो क्या क्या होता है? प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, ऑल ऑफ विच वी रिक्वायर फॉर बॉडी डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड हेल्थ। तो हमें पता है कि जो फूड के न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनकी हमें ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, हेल्दी रहने के लिए। तो सारे के सारे बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेजर सोर्सेज ऑफ फूड फॉर अस। हम लोग तो इंसान हैं, मगर हम जानवर भी खा जाते हैं, पेड़ पौधे भी खा जाते हैं। तो हमें बताइए, वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। तो हम लोग फूड जो ऑब्टेन करते हैं वो कैसे करते हैं? वो एग्रीकल्चर से और एनिमल हस्बेंड्री से करते हैं। एग्रीकल्चर होता है खेती, फसल उगाना और फिर उसकी कटाई करना, फिर उसको पका के खा जाना, एग्रीकल्चर होता है ना। इस तरीके से हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है पशुपालन। तो पशुपालन भी हम लोग करते हैं कैसे? गाय भैंसे पालते हैं, मुर्गी पालते हैं, मछली पालते हैं, ये सारा का सारा एनिमल हस्बेंड्री होता है। यानी कि जानवरों को जो पालने का जो प्रोसेस होता है ना, उसको हम लोग एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। तो वी रीड इन न्यूज़पेपर्स दैट एफर्ट्स आर ऑलवेज बीइंग मेड टू इम्प्रूव प्रोडक्शन फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो हम लोग न्यूज़पेपर्स में और वैसे भी पढ़ते रहते हैं कि एफर्ट्स डाले जाते हैं कि जो प्रोडक्शन है उसको इम्प्रूव किया जाए, प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। भाई इसकी ज़रूरत क्या है? वाई वी कैन नॉट मेक डू विद द करंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन। करंट लेवल जो प्रोडक्शन है उससे हम लोग काम क्यों नहीं चला सकते हैं? क्योंकि भाई हमारी जो कंट्री है ना, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलस है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, और 1 बिलियन से भी ज़्यादा लोगों का पेट भरने के लिए जो आबादी बढ़ती ही जा रही है, हम लोग को जितनी हमारे पास ज़मीन है ना, उससे हमारा काम चलने वाला है नहीं। तो इसलिए हमें इनोवेशंस करनी होंगी ताकि हम सेम ज़मीन में से ही ज़्यादा फसल उगा सकें। एज फूड फॉर द ग्रोइंग पॉपुलेशन we will soon need more than a quarter of a billion ton of grain every year। तो हम लोगों को अनाज की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। दिस कैन बी डन बाय फार्मिंग ऑन मोर लैंड, बट ज़्यादा ज़मीन पर हमें कैसे करें, कहाँ से लेकर के आएँ वो ज़मीन? अब इंडिया में ऑलरेडी इंटेंसिव कल्टिवेशन होता है, इंटेंसिवली कल्टिवेटेड है इंडिया, मतलब बहुत ज़्यादा एरिया में हम ऑलरेडी खेती कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट वी डू नॉट हैव एनी मेजर स्कोप फॉर इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ लैंड अंडर कल्टिवेशन। तो हमारे पास ये तो ऑप्शन नहीं है कि हम ज़्यादा एरिया में खेती करने लगे। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एफिशिएंसी फॉर बोथ क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक। तो हम लोगों को ना अपनी प्रोडक्शन एफिशिएंसी को ही बढ़ाने की ज़रूरत है। यानी कि हम लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम अपनी उपज बढ़ाएं। यानी कि एक प्लॉट से हम सपोज करो पहले 100 किलो अनाज उगा रहे थे, तो अब हमें 100 से बढ़ाने की ज़रूरत है, 150, 200, 1000 तक पहुँचाने की ज़रूरत है हमें उपज बढ़ाने की ज़रूरत है। Efforts to meet the food demand by increasing food production have led to some success so far। तो हम लोग एफर्ट्स डाल रहे हैं कि फूड जो है उसकी हम लोग ईल्ड बढ़ा दें या फिर उसका प्रोडक्शन बढ़ा दें। तो वो तो थोड़ा बहुत हम सफल हुए हैं, बट हमें और ज़्यादा सफल होने की ज़रूरत है। वी हैव हैड द ग्रीन रिवॉल्यूशन, हमने हरित क्रांति करी, जिससे हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्या हुआ था?
उपज ही तो बढ़ गई थी। हाई यील्डिंग वैरायटी जो सीड्स थे उसकी वजह से पहले जितना अनाज उग रहा था उससे ज़्यादा उगने लगा था बहुत, विच contributed to increased food grain production. We have also had the white revolution which had led to better and more efficient यूज़ एज वेल एज अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क. तो वाइट रिवॉल्यूशन आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है. हम ना क्वेश्चंस भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी साथ साथ में देखते हुए चलेंगे. तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि व्हाट इज़ वाइट रिवॉल्यूशन. तो वाइट रिवॉल्यूशन था जिसमें हम लोगों ने मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ा दिया था. ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमने ग्रेन्स के, अनाज के प्रोडक्शन को बढ़ा दिया था. तो 2 क्वेश्चन हो गए शॉर्ट वाले. हाउएवर दीज रिवॉल्यूशंस मीन दैट आर नेचुरल रिसोर्सेज आर गेटिंग यूज्ड मोर इंटेंसिवली. मगर ये जो रिवॉल्यूशंस थे, चाहे ग्रीन रिवॉल्यूशन हो चाहे वाइट रिवॉल्यूशन हो, हम लोगों ने क्या किया भाई, ज़्यादा पानी डाल दो फसल में. ग्रीन रिवॉल्यूशन में हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के साथ साथ आप लोगों ने क्या किया, मतलब हम सब ने क्या किया कि हमने खाद ज़्यादा डाल दी, उससे हमने अपने ज़मीन को भी नुकसान पहुंचा. एज अ रिजल्ट देयर आर मोर चांसेस ऑफ कॉजिंग डैमेज टू आवर नेचुरल रिसोर्सेज टू द पॉइंट ऑफ डिस्ट्रॉइंग देयर बैलेंस कम्प्लीटली. तो भाई हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज के बैलेंस को बिगाड़ रहे थे. मिट्टी हमने अपनी खराब कर ली. देयरफॉर अब हमें ज़रूरत है सस्टेनेबली चीज़ों को डेवलप करने की. देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट that we should increase food production without degrading our environment and disturbing the balance maintaining it. तो भाई पहले हम लोगों ने गड़बड़ कर लिया, बट अब हमें इस तरीके की टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत है, इस तरीके के प्रोसेस की ज़रूरत है कि हम लोग प्रोडक्शन को तो इंक्रीज़ करें मगर अपने एनवायरनमेंट को डैमेज पहुंचाएं बिना, ऐसा हम काम करें. Hence there is a need for sustainable practices in agriculture and animal husbandry. तो हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की ज़रूरत है एग्रीकल्चर में और एनिमल हस्बेंड्री में. Also, simply increasing grain production for storage in warehouse cannot solve the problem of malnourishment and hunger. तो malnourishment and hunger, malnourishment होता है, देखिए नरिशमेंट का मतलब होता है कि आपकी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं. माल नरिश होने का मतलब है कि बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं. हंगर है भूख. तो भाई ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ने से ऐसा तो नहीं है कि भाई न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी हो जाएगी लोगों के शरीर में, या भूख भी ख़त्म, मतलब जैसे कि भूखमरी की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी देश में. तो भाई खाना प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको पहुंचाना भी तो पड़ेगा, जिसको खाना है वहाँ तक. तो लोगों के पास पैसा भी तो होना चाहिए. तो पीपल शुड हैव मनी टू परचेज फूड. फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन बोथ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड एक्सेस टू इट. तो फूड सिक्योरिटी इन इंडिया चैप्टर है ना सिविक्स में, उसमें क्या है कि भाई क्या होता है सिक्योरिटी का मतलब होता है कि भाई फूड अवेलेबल होना चाहिए और फूड की एक्सेस होनी चाहिए. भाई चॉकलेट खाने का मन है बट जेब में तो पैसे नहीं है, बट दुकानदार के पास तो बड़ी सारी चॉकलेट है, तो चॉकलेट की अवेलेबिलिटी तो है ना, बट आपके पास उसकी एक्सेस नहीं है. इसका मतलब कि फूड सिक्योरिटी होने के लिए अवेलेबिलिटी प्लस एक्सेस का होना ज़रूरी है. दुकान में है सामान मगर लोगों के पास पैसे भी तो होने चाहिए ना उस अनाज को खरीदने के लिए. तो दोनों की दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गवर्नमेंट के द्वारा. मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड. ज़्यादातर जो हमारी पॉपुलेशन है वो अपने जीवन यापन के लिए किस पर डिपेंड करती है, खेती बाड़ी पर डिपेंड करती है. इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ पीपल वर्किंग इन एग्रीकल्चर इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू कॉम्बैट द प्रॉब्लम ऑफ हंगर. तो पहले हमें पता लगा कि भाई प्रॉब्लम क्या थी. प्रॉब्लम थी हंगर एंड माल न्यूट्रिशन. फिर हमें पता लगा कि भाई हंगर एंड माल न्यूट्रिशन हम अगर कैसे सॉल्व करें. ठीक है, सॉल्व कर दिया. मान लो हम लोगों ने अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, पर उसके बाद एक्सेसिबिलिटी की भी तो करनी पड़ेगी. फूड ग्रेन अवेलेबल है खरीदने के लिए, पैसा भी तो होना चाहिए. तो यानी कि जो हमारे जो एग्रीकल्चर में लगे हुए लोग हैं उनकी इनकम को बढ़ाना ज़रूरी है, तभी हम भूखमरी से लड़ सकते हैं. साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस शुड बी अंडरटेकन टू ऑब्टेन हाई यील्ड फ्रॉम फार्म्स. तो फार्म से जो है ज़्यादा उपज निकालने के लिए हम लोगों को साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा. फॉर सस्टेन्ड लाइवलीहुड वन शुड अंडरटेक मिक्स्ड फार्मिंग. अब हमें क्या क्या करना चाहिए, हमें बताया गया है कि भाई साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करो ताकि हाई यील्ड्स जो है निकल सके फार्म से. आंसर दे दिया हमें कि भाई क्या करो. अब भाई उपज बढ़ाओ, कैसे बढ़ाओ, तो उपज कैसे बढ़ाओ, हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्शन. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इसका आंसर भी हमें यहाँ पे मिल जाता है. बाय यूजिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस to obtain high yield from farms. For sustained livelihood, one should undertake mixed farming, intercropping, integrated farming practices. For example, combine agriculture with livestock, poultry, fisheries, beekeeping, etc.
हमें यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से हम लोग सस्टेन्ड लाइवलीहुड मतलब ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं। मिक्स्ड फार्मिंग करें, इंटरक्रॉपिंग करें, इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस अपनाएं। क्या होती हैं ये सब? मिक्स फार्मिंग का मतलब होता है जैसे कि आपने गेहूं की फसल उगाई, आधे पार्ट पर आप दाल उगा दीजिए। इंटरक्रॉपिंग में होता है कि लेयर्स बना दी जाती हैं अलग अलग क्रॉप्स की, कि भाई फल भी उगा लिए वहाँ पे, फिर उसके बाद अनाज उगा लिया, दाल उगा ली, और साथ ही साथ आप जानवर भी पाल ले। तो ये एक होलिस्टिक हो जाता है, जिससे इंक्रीज़ हो जाती है क्या? इनकम इंक्रीज़ होती है। द क्वेश्चन दस बिकम्स हाउ डू वी इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप एंड लाइवली स्टॉक। ये तो था कि भाई पैसे इस तरीके से बढ़ा सकते हैं, बट हम क्रॉप की उपज कैसे बढ़ाएं, लाइव स्टॉक की उपज कैसे बढ़ाएं? भाई मुर्गी 2 अंडे देती है, 4 देने लगे, क्या करें? तो ये क्वेश्चंस अब हम देखेंगे। इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, तो क्रॉप जो है उसकी यील्ड को हम कैसे बढ़ाएं? यील्ड होती है उपज। सीरियल जैसे कि वीट, राइस, मेज, मिलेट, सोरग्राम प्रोवाइडर्स कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो ये सब जो है ना, वीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, मिलेट हो गया, ये हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है, और इससे हमारी कार्बोहाइड्रेट से और फैट से, शुगर से हमें एनर्जी मिलती है। तो वीट, राइस, मेज, मिलेट, सोरग्राम कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड है। पल्सेस, दालें जो होती हैं हमें प्रोटीन देती हैं। पल्सेस लाइक ग्राम, चना, पी, मटर, ब्लैक, ठीक है, ग्रीन ग्राम, मूंग, पी, ये सब जो हैं ये हम लोग को प्रोटीन देती हैं। ऑयल सीड्स जो है, ये ना थोड़ा एग्जांपल इनके याद रखना है कि भाई कार्बोहाइड्रेट कौन देता है और ऑयल कौन देता है, इस तरीके से। ऑयल सीड जैसे कि सोयाबीन, ग्राउंडनट, सीसम, कैस्टर, मस्टर्ड, लिनसीड, सनफ्लावर, ये हमें फैट देते हैं। तो फैट कौन कौन देते हैं? 2 नाम याद रख लो, सोयाबीन, ग्राउंडनट। और वेजिटेबल हो गए, स्पाइसेस हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये हम लोगों को क्या देते हैं? वेजिटेबल, स्पाइस, फ्रूट, ये हमें देते हैं विटामिन और मिनरल्स इन स्मॉल अमाउंट्स। तो हमें किससे क्या क्या मिलता है वो हम लोगों ने देख लिया। अब इन एडिशन टू दीज फूड क्रॉप्स, और ये हम लोगों को थोड़े थोड़े अमाउंट में फ्रूट्स, वेजिटेबल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट भी मिल जाते हैं। अब फूड क्रॉप की जगह हमें फोटो क्रॉप भी होती है। फोटो क्रॉप कौन खाते हैं? जानवर खाते हैं। लाइक बीर, सीम, ओट्स एंड सूदान ग्रास आर रेज्ड एज फूड फॉर द लाइफ स्टॉक। जानवर भी तो घास खाएंगे, तो उनके लिए ये सब उगाया जाता है। आप ये देखिए, अलग अलग हमें फोटोज दे रखे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। अब क्वेश्चन है यहाँ पे, what do we get from cereal, pulses, fruits and vegetable? आंसर देखा था ना हमने। सीरियल से हम लोगों को क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। पल्सेस से हम लोगों को मिलता है प्रोटीन। फ्रूट्स और वेजिटेबल से हम लोगों को विटामिन एंड मिनरल्स मिलते हैं। तो इस तरीके से हमने आंसर इसका ये देखा। नेक्स्ट देखिए, डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। तो अलग अलग जो क्रॉप्स होती हैं उनकी जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, जैसे कि टेम्परेचर, फोटो पीरियड का मतलब होता है कि उनको लाइट कितने समय की चाहिए। तो अलग अलग क्रॉप को अलग अलग तरीके से उगती हैं। किसी को ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, किसी को ज़्यादा सनलाइट चाहिए, किसी को ज़्यादा रेनफॉल चाहिए, किसी को कम चाहिए, है ना। तो सबका जो ग्रोथ साइकिल होता है ना लाइफ का, अलग अलग क्रॉप का अलग अलग होता है। डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, टेम्परेचर एंड फोटो पीरियड्स फॉर देयर ग्रोथ एंड कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल। अलग अलग क्रॉप का अलग अलग फोटो पीरियड, यानी कि अलग अलग सनलाइट, अलग अलग टेम्परेचर कंडीशंस उनकी होती हैं ग्रो करने के लिए, बड़े होने के लिए। फोटो पीरियड्स आर रिलेटेड टू द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज फोटो पीरियड? तो फोटो पीरियड रिलेटेड टू द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, कितने समय सन रहेगा वो होता है फोटो पीरियड। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड फ्लावर्स डिपेंडेंट ऑन सनलाइट एज वेल as we all know, plants manufacture their food in sunlight by process of photosynthesis. तो photosynthesis के process से plants जो हैं sunlight के टाइम पर अपना खाना बनाते हैं। These are called crops. There are some crops which are grown in rainy season. कुछ crops होती हैं जिनको हम लोग rainy season में उगाते हैं, और उनको हम लोग क्या कहते हैं? खरीफ क्रॉप। Important. सबसे पहले तो आपसे पूछा जा सकता है कि what is a खरीफ क्रॉप? कब उगाई जाती है, कौन से सीजन में, कौन से मंथ में, और खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल दो। तो खरीफ क्रॉप उगाई जाती है मंथ ऑफ जून टू अक्टूबर। इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज खरीफ क्रॉप? कौन सी सीज़न में उगती है, कौन सी क्रॉप होती है? तो खरीफ सीज़न होता है जून से लेकर के अक्टूबर तक का। क्रॉप्स इसमें उगाई जाती हैं खरीफ सीज़न में। कौन कौन सी? एक तो राइस उगाई जाती है, चावल। फिर आती है क्रॉप्स विंटर वाली। ये खरीफ वाली थी ना, ये रेनी सीजन वाली क्रॉप थी। और विंटर वाली क्रॉप को हम लोग राबी क्रॉप कहते हैं, जो कि उगाई जाती है नवंबर से अप्रैल तक। अब इसमें कौन सी उगती है? नवंबर से अप्रैल में गेहूँ उगता है।
और खरीफ वाला जो सीज़न था उसमें कौन सा उगता है, चावल उगता है। तो पैडी, सोयाबीन, पिजन पी, मेज़, कॉटन, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, ये सारी की सारी खरीफ क्रॉप है। आप अपनी ना बुक में अलग से इस तरीके से लिख दीजिएगा कि ये सारी की सारी खरीफ क्रॉप है, और 2 एग्जाम्पल आप लोग को याद होने चाहिए। एक तो आप पैडी याद कर लो, चावल याद कर लो, जो कि क्या है, एक खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है जून से लेकर के अक्टूबर तक का। रबी क्रॉप जो है वो होती है वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड, ये सारी की सारी रबी क्रॉप है। इन इंडिया देयर हैज़ बीन 4 times इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। 1952 से 2010 तक जो है बहुत ज़्यादा हमारा फूड ग्रेन बढ़ चुका है, विद ओनली 25% इंक्रीज इन द कल्टिवेबल एरिया। मतलब लैंड एरिया जो हम लोगों ने खेती के लिए बढ़ाया है वो 25% बढ़ाया है, बट 4 गुना हमने उस पर फसल एक्स्ट्रा उगा ली है क्योंकि ईल्ड बढ़ा दी है हमने। हाउ हैज़ द इंक्रीज, ये इंक्रीज़ क्यों अचीव हो पाया है, हम लोग देखेंगे। प्रैक्टिसेस जो हम लोग पहले कर रहे थे वो उससे हमने बेटर कर ली हैं। वी कैन सी दैट वी कैन डिवाइड इट इनटू 3 स्टेजेस। कैसे हम लोग बढ़ा पाए, 3 स्टेजेस में हम लोग देखेंगे। फर्स्ट इज द चॉइस ऑफ सीड फॉर प्लांटिंग, तो जो सीड उगा रहे हैं वही बेहतर हम लोग यूज़ करने लगे हैं। द सेकेंड इज द नर्चरिंग ऑफ द क्रॉप प्लांट, अब हम बेहतर तरीके से उसको नर्चर कर रहे हैं, बेहतर तरीके से ध्यान रख रहे हैं। थर्ड इज द प्रोटेक्शन ऑफ ग्रोइंग एंड हार्वेस्टेड क्रॉप फ्रॉम लॉस, तो फिर जो क्रॉप उग रही है उसको हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लॉस नहीं होने दे रहे। 10 मेजर ग्रुप्स ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर इम्प्रूविंग क्रॉप ईल्ड्स कैन बी क्लासिफाइड एज, इंपॉर्टेंट है कि भाई क्रॉप ईल्ड कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, मतलब जो आप क्रॉप उगा रहे हो उसकी वैरायटी को इम्प्रूव कर दो, प्रोडक्शन इम्प्रूव कर दो, या फिर उसको जो आपने क्रॉप उगाई है, आपकी कटाई वटाई हो गई है, उसको अच्छे से प्रोटेक्ट करो। तो आपको अच्छे बीज का इस्तेमाल करना है, जब फसल उग रही है, लगी हुई है खेत में, तब उसका ध्यान रखना है, और फिर उसके बाद जब वो उग के कटाई हो जा रही है तो उसको लॉसेस से बचाना है फर्दर। अब ये क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दिखेंगे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम पार्ट 2 देखने वाले हैं, चैप्टर 15 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का। साइंस का चैप्टर है 9th क्लास का। तो देखिए हम काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। अब हम देखते हैं क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। हमने ये 3 फैक्टर्स देखे थे क्रॉप के। अब क्रॉप की वैरायटी को किस तरीके से हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं वो हम आगे देखेंगे आगे। This approach depends on finding a crop variety that can give a good yield. Varieties or strains of crops can be selected by breeding for various useful characteristics such as disease. देखिए इसमें क्या है ना, हम लोगों को कई सारी अप्रोच अवेलेबल है हमारे पास कि कैसे हम लोग क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये बताया गया है। ये अप्रोच डिपेंड करती है एक ऐसी क्रॉप की वैरायटी को फाइंड करने में जो कि एक अच्छी ईल्ड दे सकती है, यानी कि उपज अच्छी दे सकती है। वैरायटीज़ अलग अलग होती हैं क्रॉप्स की, वो हम लोग किस तरीके से सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्टेड बाय ब्रीडिंग फॉर वेरियस यूजफुल करेक्टरिस्टिक्स। ब्रीड करते हैं यानी कि उसको हम लोग पैदावार उसकी करते हैं, किस किस पे डिपेंड करता है कि भाई उसमें बीमारियां ना लगें ज़्यादा, और फर्टिलाइज़र पे उसका अच्छा रिस्पॉन्स हो, जब हम खाद डालें तो प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो अच्छी आए और वो ज़्यादा मात्रा में उगे। वन वे ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक इनटू क्रॉप इज़ बाय हाइब्रिडाइजेशन। तो आप हाइब्रिडाइजेशन की मदद से भी क्रॉप में उसकी मनचाही कैरेक्टरिस्टिक्स को इंक्लूड कर सकते हैं। अब ये क्या होता है, इम्पॉर्टेंट है। हाइब्रिडाइजेशन का जो प्रोसेस होता है ना, आपका 2 मार्क्स का भी आ सकता है, 1 नंबर में भी आ सकता है, या MCQ में भी शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन रेफर्स टू क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स। तो 2 अलग अलग वैरायटी ऑफ प्लांट्स होंगे। मानो कि एक प्लांट, एक मटर का पौधा इंडिया का है और एक मटर का पौधा US से ले आए और उन दोनों की ब्रीडिंग करवा दी, तो जो ऑफस्प्रिंग होगी वो बेहतर निकलेगी, क्योंकि रिसर्च वगैरह करके ही लेकर के आते हैं कि ये वाली क्रॉप, ये वाले फ़ायदे हैं, इसमें ये फ़ायदे हैं, इनकी ब्रीडिंग करवा दो, फिर जो इनके बच्चे पैदा होंगे, इनकी जो ऑफस्प्रिंग होगी उनमें दोनों अच्छी अच्छी वाली क्वालिटीज़ आ जाएंगी, या फिर दोनों की क्वालिटीज़ आ जाएंगी। ये होती है हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉस ब्रीडिंग। दिस क्रॉसिंग में बी इंटर वेरिएटल, यानी कि बिटवीन डिफरेंट वेराइटीज़, इंटर स्पेसिफिक बिटवीन 2 डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ सेम जीनस, और इंटर जेनेरिक बिटवीन डिफरेंट जेनरा। तो क्रॉस ब्रीडिंग या फिर हाइब्रिडाइजेशन
कई तरीके का हो सकता है, अलग अलग वेराइटीज़ के बीच में आप जो है क्रॉस ब्रीडिंग करा सकते हो, अलग अलग स्पीशीज़ की भी आप क्रॉस ब्रीडिंग करा सकते हो, और अलग अलग जेनेटिक्स वालों की भी, मतलब कि घोड़े की और गधे की ब्रीडिंग करवा दी है ना, तो अलग अलग जीनस की भी आप ब्रीडिंग करा सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है इसमें क्या होता है, अलग अलग जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स की हाइब्रिडाइजेशन या फिर ब्रीडिंग करवाई जाती है। अनदर वे ऑफ इम्प्रूविंग द crop is by introducing a gene that would provide the desired characteristic। हाइब्रिडाइजेशन में तो आपने पूरी की पूरी तरीके से ब्रीडिंग करवा दी, क्रॉस ब्रीडिंग करवा दी। और दूसरा तरीका क्या होता है कि भाई आपको मटर का दाना मोटा करना है, तो आप ऐसा जीन डाल दो उस पेड़ में कि और कुछ चेंज नहीं करा, आपने सिर्फ एक ऐसा जीन डाल दिया जिससे मटर का दाना मोटा होने लगे। दिस रिजल्ट इन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो एक जीन डाल देना अपने डिज़ायर्ड करेक्टरिस्टिक लाने के लिए, उसको हम लोग जीएम क्रॉप्स कहते हैं। और ये फ़िलहाल हम लोग ज़्यादा यूज़ में नहीं लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि इसका भी माना जाता है कि हैज़र्ड्स हो सकते हैं एनवायरनमेंट को इससे। For new varieties of crops to be accepted, it is necessary that the variety produces high yield under different conditions that are found in different areas। तो हम लोग को कोई भी क्रॉप है, हाइब्रिड क्रॉप बना रहे हैं हम, तो हम इस तरीके से देखते हैं कि वो जो क्रॉप है, नई वैरायटी हम बना रहे हैं, वो ऐसी होनी चाहिए कि उसकी उपज ना अलग अलग कंडीशंस में और अलग अलग इलाकों में भी वो अच्छी उपज हमें दे पाए। जैसे कि इंडिया में भी दे पाए, तो यूएस के क्लाइमेट में भी हमें वो भी अच्छी उपज दे पाए। इस चीज़ का भी हम लोगों को ध्यान रखना होता है। फार्मर्स वुड नीड टू बी प्रोवाइडेड विद गुड क्वालिटी सीड्स ऑफ अ पर्टिकुलर वैरायटी। तो हम लोगों को फार्मर्स को प्रोवाइड करने हैं, है ना, तो अलग अलग जगह के फार्मर्स को इसी तरीके से वो अलग अलग जगह अडेप्ट होने वाला सीड होना चाहिए। दैट इज सीड शुड बी ऑफ सेम वेराइटी एंड जर्मिनेट अंडर द सेम कंडीशन। तो भाई इस तरीके से होना चाहिए कि हम जिस जगह के किसान को दे रहे हैं वहाँ पर वो उपज अच्छे से हो पाए। कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस एंड क्रॉप यील्ड आर रिलेटेड टू वेदर, सॉइल क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो कल्टीवेशन प्रैक्टिस डिपेंड करती है कि भाई मौसम कैसा है, मिट्टी कैसी है, पानी कैसा है। सिंस वेदर कंडीशन सच एज ड्रॉट एंड फ्लड सिचुएशंस आर अनप्रेडिक्टेबल, वेराइटीज दैट बी ग्रोन इन डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन आर यूजफुल। तो भाई ऐसी क्रॉप वेराइटी जो अलग अलग, भाई अगर सूखा पड़ गया तो भी तो है फसल उग जाए, और ज़्यादा बारिश हो गई तो भी फसल उग जाए। तो इस वजह से इसीलिए फसल की क्वालिटी या वैरायटी ऐसी होनी चाहिए जो हर तरीके का मौसम झेल जाए। एक ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए किसी भी फसल में। सिमिलरली वेराइटीज टॉलरेंट टू हाई सॉइल सैलिनिटी हैव ऑल्सो बीन डेवलप्ड। तो मतलब ऐसा भी होना चाहिए कि भाई अगर नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो ऐसे इलाके में भी फसल उग जाए। सम ऑफ द फैक्टर्स फॉर विच वेराइटी इम्प्रूवमेंट इज़ डन। तो कौन कौन से फैक्टर्स जिन पर वेराइटी इम्प्रूवमेंट किया गया है, तो हायर यील्ड यानी कि उपज बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप पर एकड़, मतलब पर एकड़ में जो है उपज बढ़ जाए, इसके लिए भी काम किए गए हैं हाई यील्ड के लिए। इम्प्रूव क्वालिटी की, भाई क्रॉप टू क्रॉप जो है वो हम अच्छे से फसल को उगा सके, उपज ज़्यादा हो सके। बेकिंग क्वालिटी पे डिपेंड करती है, जैसे कि बेकिंग क्वालिटी किसकी, गेहूँ है तो गेहूँ ऐसा होना चाहिए कि भाई उसकी जो जब वो रोटी पक के आए तो वो टेस्टी लगे। और यहाँ पे अगर हम लोग पल्सेस की बात करें तो पल्सेस की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ऑयल जो है, ऑयल सीड की अगर आप क्वालिटी बढ़ा रहे हो तो उसमें ज़्यादा ऑयल निकले, इस तरीके से। बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस होना चाहिए उसमें, यानी कि कीड़े मकोड़ों से बचने की उसमें क्षमता होनी चाहिए, ड्रॉट से या फ्लड से बचने की क्षमता उसमें होनी चाहिए, स्ट्रेस को झेल पाए ऐसी फसल हो। चेंजेस इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, द शॉर्टर, मतलब हम लोग इस तरीके से फसल को बेहतर कर सकें कि वो कम ही टाइम में जो है पक करके आ जाए, और कम टाइम में वो पक जाएगी तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा कि भाई पहले 4 महीने में पक रही थी, 3 महीने में ही अब वो बन के तैयार हो जाएगी। तो शॉर्ट ड्यूरेशन होगी तो फार्मर के लिए और ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, ज़्यादा क्रॉप फार्मर लगा पाएगा एक ही लैंड पे। फिर वाइडर अडेप्टेबिलिटी, यानी कि सब लोग उसको क्रॉप को एक्सेप्ट करें, हर क्लाइमेटिक कंडीशन में वो उग जाए। डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि भाई जितना टॉल चाहिए उतना टॉल हो, शॉर्ट चाहिए तो शॉर्ट हो, है ना। तो जो वो वाली फसल होती हैं जानवरों के खाने वाली, वो क्या होनी चाहिए, थोड़ी मतलब टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग आर डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉडर क्रॉप। फॉडर क्रॉप जो जानवर खाते हैं वो थोड़ी बड़ी बड़ी होनी चाहिए। डॉफनेस की छोटा होना चाहिए सीरियल्स के लिए, क्योंकि दालें जो है कम हाइट में
ज़्यादा न्यूट्रिशियस वो होती हैं। तो अलग अलग एग्रोनॉमिक करेक्टरिस्टिक दालों की होगी या अलग अलग जो है फसलों की होगी, तो वो भी डिज़ायर्ड होनी चाहिए। अब हमें देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है, हाउ डू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन। बायोटिक फैक्टर एबायोटिक फैक्टर कैसे क्रॉप प्रोडक्शन को इफेक्ट करते हैं? तो देखो बायोटिक फैक्टर जानवर, पेड़ और कीड़े मकोड़े क्रॉप प्रोडक्शन को असर तो डालते ही हैं, और एबायोटिक फैक्टर जैसे कि भाई सूखा पड़ गया या फिर बाढ़ आ गई तो उससे भी क्रॉप पे फर्क पड़ता है। व्हाट आर द डिजायरेबल एग्रोनॉमिक करेक्टरिस्टिक फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। तो डिजायरेबल एग्रोनॉमिक करेक्टरिस्टिक्स तो देखो बहुत सारी होती हैं, जैसे कि हम लोगों को यहाँ पर दिया गया है। डिजायरेबल एग्रोनॉमिक करेक्टरिस्टिक होती है कि भाई टॉल होना चाहिए और ब्रांच ज़्यादा होनी चाहिए अगर फॉडर क्रॉप है, तो डॉर्फ होने चाहिए, तो अगर सीरियल है यानी कि दाल है तो वो छोटा होना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा लेस न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करेगा और ज़्यादा न्यूट्रिएंट उसमें रह जाएंगे, ज़मीन में रह जाएंगे। तो ये सारी की सारी एग्रोनॉमिक करेक्टरिस्टिक होती है, अलग अलग फसल की अलग अलग डिज़ायर्ड एग्रोनॉमिक करेक्टरिस्टिक होती है। अब हम ये वाला जो है ना क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ये वाला देखते हैं। इसमें क्या है, इन इंडिया एज इन मैनी अदर एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्रीज फार्मिंग रेंजेस फ्रॉम स्मॉल टू वेरी लार्ज फार्म्स। तो इंडिया में जैसे कि बाकी सारे दूसरे देशों में है जो फार्मिंग होती है उसमें छोटे खेत भी होते हैं और बहुत बड़े बड़े खेत भी होते हैं। डिफरेंट फार्मर्स दस हैव मोर और लेस लैंड, मनी एंड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजीज। तो देखो यार हमारा देश है थोड़ा क्या है, कृषि प्रधान देश है, और जो खेतों का जो वो है ना साइज़ वो छोटा है। और यूएस में क्या है, यूएस में किसान कम है और खेतों का साइज़ जो भी किसानी करते हैं फार्मर्स उनका बहुत ज़्यादा बड़ा खेतों का साइज़ है। तो वेरी करता है कि भाई वहाँ का किसान कैसा होगा। हमारे देश का किसान जो जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है वो अमीर किसान है, ऐसे ही यूएस के किसान अमीर हैं, मगर जो छोटे किसान हैं वो क्या वही सारी चीज़ें उतनी ही सिंचाई कर सकते हैं, उतने ही महंगे जो है बीज वो खरीद सकते हैं। तो हर चीज़ ध्यान में रखी जाती है, यही हम देखेंगे। इन शॉर्ट इट इज़ द मनी और द फाइनेंशियल कंडीशन दैट अलाउ द फार्मर्स टू टेक अप डिफरेंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस एंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। तो पैसा ही होता है जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ कर पाएगा फार्मर या नहीं कर पाएंगे, वो मैटर कर जाता है ना कि भाई जितना पैसा है उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ का वो इस्तेमाल कर पाएंगे और उतनी ज़्यादा उनकी फसल और अच्छी हो पाएगी। देयर इज़ अ कोरिलेशन बिटवीन हायर इनपुट्स एंड यील्ड, दस फार्मर्स परचेजिंग कैपेसिटी फॉर इनपुट्स डिसाइड्स क्रॉपिंग सिस्टम एंड प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस। तो भाई जितना अच्छा मतलब बीज खरीदेंगे, जितना अच्छा खाद और वो सब खरीदेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी फसल होगी। तो ये हमें बताया गया है। देयरफॉर प्रोडक्शन रेट्स कैन बी डिफरेंट लेवल्स, दे इंक्लूड नो कॉस्ट प्रोडक्शन, लो कॉस्ट प्रोडक्शन एंड हाई कॉस्ट प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस। तो जो प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस होती हैं वो भी बहुत वेरी करती हैं। नो कॉस्ट प्रोडक्शन मतलब भाई कोई भी कॉस्ट नहीं लगाई, जो पुराना बीज था उसी को ज़मीन में डाल दिया और बैलों की मदद से या फिर अपने हल की मदद से जो है कर दिया, खेतों की जो खुदाई वगैरह होती है वो कर दी और बारिश के पानी से ही फसल का काम चल गया। तो ये तो नो कॉस्ट, इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगी प्रोडक्शन में। लो कॉस्ट जो थोड़ा बहुत मतलब थोड़े सस्ते बीज या सस्ती खाद या थोड़ा बहुत सिंचाई की सुविधा कर ली गई। हाई कॉस्ट में तो भाई हर चीज़ हाई कॉस्ट वाली जो है वो यूज़ की गई फसल को उगाने के लिए। तो हमारी ये जो क्रॉप प्रोडक्शन की टेक्निक्स होती हैं ना, क्रॉप प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस भी अलग अलग लेवल की होती हैं। तो नो कॉस्ट, लो कॉस्ट या फिर हाई कॉस्ट प्रोडक्शन, अलग अलग टाइप की प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस होती हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट आर द वेरियस प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस। तो कई सारी होती हैं, लो कॉस्ट, नो कॉस्ट या फिर हाई कॉस्ट। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का मतलब होता है भाई जो मिट्टी है, मिट्टी को ना मिट्टी में ना बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं। जब हम उसमें फसल उगाते जाते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स का लॉस होता जाता है, बट फसल उगने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। डू वी जस्ट एज वी नीड फूड फॉर डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड वेलबींग, प्लांट्स ऑल्सो रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ। न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाइड टू प्लांट्स बाय एयर, वाटर एंड सॉइल। तो भाई प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है जो कि हवा, मिट्टी, पानी से उनको मिलते हैं। देयर आर 16 न्यूट्रिएंट्स विच आर एसेंशियल फॉर प्लांट्स। एयर सप्लाई कार्बन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम वाटर एंड सॉइल सप्लाइज द अदर 13 न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट। तो ऑलमोस्ट 16 न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है प्लांट्स को। कार्बन और ऑक्सीजन तो देखो हवा से ले लेते हैं प्लांट्स, ज़मीन से जो पानी होता है उससे प्लांट्स को हाइड्रोजन मिल जाता है। बाकी 13 न्यूट्रिएंट्स जो हैं प्लांट्स को वो मिट्टी से मिलते हैं।
अमंग दीज 13 न्यूट्रिएंट्स 6 आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़। इन 13 में से 6 जो हैं वो ज़्यादा क्वांटिटीज़ में चाहिए होते हैं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो प्लांट्स को कुछ तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं और कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। ऐसे ही ह्यूमन बॉडी को भी कुछ मैक्रो और माइक्रो चाहिए होते हैं। तो 6 तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो कि प्लांट्स को चाहिए होते हैं। द अदर 7 न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड बाय प्लांट्स इन स्मॉल क्वांटिटीज एंड दे आर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो भाई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर दोज न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। ये हो गया हमारा टेबल में हमें बता रखा है अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो एयर से हम लोग को एयर से प्लांट्स को मिल जाता है कार्बन ऑक्सीजन, वाटर जो है वो हाइड्रोजन मिल जाता है वाटर से, और क्योंकि वाटर H2O होता है तो ऑक्सीजन भी तो मिलता है वाटर से प्लांट को। अब सॉइल में मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोराइड, आयरन, मैंगनीज, बोरॉन। तो 2 मैक्रोन्यूट्रिएंट और 2 माइक्रोन्यूट्रिएंट आप लोग याद कर लीजिएगा। अब डेफिशिएंसी अगर इन न्यूट्रिएंट्स की हो जाती है ना, तो इससे क्या होता है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस प्लांट्स का इफेक्ट करता है, उनका रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड ससेप्टिबिलिटी टू डिसीज़। तो मतलब वो डिसीज़ के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं। मैंने गड़बड़ बोल दिया, ससेप्टिबिलिटी होता है ये। तो रिप्रोडक्शन के लिए, आगे आप ऑफस्प्रिंग बनाने के लिए, लंबे होने के लिए, है ना, सब के लिए क्या चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। ये न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो प्लांट्स में प्रॉब्लम आ सकती है। टू इंक्रीज द यील्ड द सॉइल कैन बी एनरिच्ड बाय सप्लाइंग दीज न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र। तो ये जो है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं सॉइल को इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। तो मैन्योर, फर्टिलाइजर्स, ये हमें आगे इनके बारे में बताया गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड व्हाई आर दे कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे आर नीडेड इन मोर क्वांटिटी बाय प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांट्स या फिर एनिमल्स के द्वारा अगर इनको ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत पड़ती है प्लांट्स को इनकी, तो इनको मैक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। हाउ डू प्लांट गेट न्यूट्रिएंट्स, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलते हैं। तो देखो, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स हमें कैसे कैसे मिल रहे हैं, हवा से, पानी से और मिट्टी से। एयर, वाटर और सॉइल से प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब ये मैन्योर, फर्टिलाइजर्स, और फिर उसके बाद काफ़ी सारा आगे का है कि भाई इरिगेशन क्या होता है, क्रॉपिंग पैटर्न्स क्या होते हैं, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9 साइंस की बुक का चैप्टर 15 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का पार्ट 3। तो देखिए, हम चैप्टर को लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखते चल रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब आता है मैन्योर्स। तो मैन्योर होते हैं, मैन्योर कंटेन large quantities of organic matter and also supplies small quantities of nutrients to the soil। तो देखिए, मैन्योर को हम लोग उर्वरक बोलेंगे हिंदी में। इनका काम होता है मिट्टी को वो चीज़ें प्रोवाइड करवाना, वो न्यूट्रिएंट्स देना जो मिट्टी को ज़रूरत होती है अच्छी फसल को उगाने के लिए। मैन्योर इज़ प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट। तो मैन्योर कैसे बनता है, डिकम्पोजिशन यानी कि सड़ाया जाता है एनिमल एक्सक्रीटा को, जानवरों की पॉटी को, और प्लांट वेस्ट को। प्लांट वेस्ट जानवरों की बॉडी यानी कि देखिए, जो काउ डंग होता है, गोबर हो गया, है ना, गोबर हो गया, और सड़े हुए जो जैसे कि फल फूल और उनके पत्ते, इन सब चीज़ों को डिकम्पोज करके जो है वो वर्मी कंपोस्टिंग, जैसे कि या कीड़े होते हैं ना, अर्थवॉर्म होते हैं, उससे जो है वर्मी कंपोस्ट बनता है। तो ये सारा का सारा ना मैन्योर होता है, नेचुरल उर्वरक होते हैं। मैन्योर हेल्प्स इन एनरिचिंग सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। तो मैन्योर क्या करते हैं, मिट्टी को और ज़्यादा बेहतर बनाते हैं और सॉइल फर्टिलिटी इससे बढ़ती है, उस पर और ज़्यादा बेहतर हम फसल उगा सकते हैं क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट्स फसल को मिल जाते हैं मिट्टी से। The bulk of organic matter in manure helps in improving the soil structure। क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर होता है, देखिए ऑर्गेनिक मैटर ना नेचुरल चीज़ें होती हैं, जैसे कि जो सड़ी पत्तियाँ गिर गई ज़मीन पर, वो एक ऑर्गेनिक मैटर है। ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है, सॉइल के स्ट्रक्चर को बेहतर करता है जब वो सड़ने लगता है। तो दिस इम्प्रूव्स
This involves increasing the water holding capacity in the sending soil. तो ऑर्गेनिक मैटर के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ऑर्गेनिक मैटर इन मैन्योर हेल्प्स इन इम्प्रूविंग सॉइल स्ट्रक्चर. तो ऑर्गेनिक मैटर सॉइल स्ट्रक्चर को बेटर करता है. तो एक तो ये वाला पॉइंट हो गया कि ऑर्गेनिक मैटर सॉइल के स्ट्रक्चर को बेटर करता है. दूसरा क्या हो गया कि जो OM लिख देती हूँ मैं, ऑर्गेनिक मैटर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाता है. ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज करता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को ऑफ सॉइल. वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल जो है वो भी ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज करता है. अब देखते हैं आगे. इन क्लीली सॉइल द लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हेल्प इन ड्रेनेज एंड इन अवॉइड वाटर लॉगिंग. तो ड्रेनेज यानी कि पानी आराम से निकल जाता है, और वाटर लॉगिंग कि कहीं भी पानी जो है जमता नहीं है, आराम से वो बह करके निकल जाता है. तो ये भी फ़ायदा होता है ऑर्गेनिक मैटर का. इन यूजिंग मैन्योर वी यूज़ बायोलॉजिकल वेस्ट मटीरियल विच इज़ एडवांटेजेस. तो मैन्योर में हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल वेस्ट मटीरियल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि क्या, गोबर हो गया, सड़े हुए फल और सब्जियों के पत्ते वगैरह. इससे क्या होता है, विच इज़ एडवांटेजियस इन प्रोटेक्टिंग आर एनवायरनमेंट फॉर एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र. बहुत ज़्यादा जो हम नेचुरल फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, हम आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. तो मैन्योर करेंगे, उससे हमारी सॉइल क्वालिटी भी बेहतर होगी और हमारा एनवायरनमेंट भी बचेगा. यूजिंग बायोलॉजिकल वेस्ट मटीरियल इज ऑल्सो अ वे ऑफ रिसाइकलिंग फार्म वेस्ट. बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ बायोलॉजिकल मटीरियल यूज्ड मैन्योर कैन बी क्लासिफाइड एज. तो हम लोग फार्म वेस्ट को भी रिसाइकिल करते हैं मैन्योर का इस्तेमाल करके. मैन्योर को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं कॉम्पोस्ट एंड वर्मी कॉम्पोस्ट. तो द प्रोसेस इन विच फार्म मटीरियल लाइफ स्टॉक का एक्सक्रीटा, काउ डंग, वेजिटेबल वेस्ट, एनिमल रिफ्यूज, डोमेस्टिक वेस्ट, सीवेज वेस्ट, स्ट्रॉ, इरेडिकेटेड वीड्स एक्सेट्रा. इरेडिकेटेड वीड्स का मतलब होता है, देखिए वीड का मतलब ऐसे पौधे होते हैं जो कि मतलब वेस्ट हैं, मतलब जैसे कि भांग का पेड़ हो गया और बाकी जो छोटी मोटी घास वास उग जाती है ना, कहते हैं कि कौन सा पौधा है, ये तो घास है, ऐसा आपने शायद सुना होगा. तो वो जब हम निकाल लेते हैं, जो किसान है उसको निकालते हैं, तो उसको मतलब सड़ा करके और उसका भी मैन्योर बनाया जा सकता है. वो इरेडिकेटेड वीड्स होते हैं. इनको डिकम्पोस्ट किया जाता है एक पिट में, गड्ढे में, इस नोन एज कॉम्पोस्टिंग. मतलब क्या किया जाता है, एक गड्ढा खोदा जाता है, उस गड्ढे में जैसे काउ डंग हो गया, जो वेजिटेबल ख़राब हो जाता है, या फिर उसके जो छिलके होते हैं, किचन का जो सामान होता है ना, जो कि ऑर्गेनिक होता है. ऑर्गेनिक सामान का मतलब है जो सड़ सकता है, जो चीज़ नेचुरल होती है, प्लास्टिक वगैरह नहीं. ऑर्गेनिक सामान जैसे कि दाल बच गई या फिर आटा बच गया खाने के बाद ना, है ना, बच जाता है ना, या फिर जैसे कि सब्जी बनाने के लिए जो सब्जी के छीला था सब्जी को, वो सारा का सारा ऑर्गेनिक वेस्ट होता है. तो इसको एक गड्ढे में डाला जाता है और गड्ढे में डाल करके उसको बंद कर दिया जाता है, और समय के साथ साथ वो सड़ता है, और फिर उसके बाद वो एक तरीके से कंपोस्ट बन जाता है, और फिर उसको हम खेत में डाल सकते हैं. द कंपोस्ट इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स. कंपोस्ट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अर्थवॉर्म्स टू हेस्टन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल रिफ्यूज. दिस इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्ट. मतलब वर्मी कंपोस्ट कब होगा, ये ही सारा कंपोस्ट था, मतलब जो काउ डंग था, बाकी सारे पेड़ पौधे छिलके और ये सब थे, उसमें हमने क्या डाल दिए, अर्थवॉर्म डाल दिए, कीड़े डाल दिए. तो वो कीड़े जो है कंपोस्ट को और ज़्यादा फास्ट सड़ा देंगे, तो वो होता है वर्मी कंपोस्ट. ये वाला ना इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ अ कंपोस्ट एंड व्हाट इज़ अ वर्मी कंपोस्ट. व्हाट इज़ अ वर्मी कंपोस्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें क्या होता है, अर्थवॉर्म को कंपोस्ट पिट में, मतलब गड्ढे में जिसमें हमने सड़ाने की चीज़ डाली है, उसमें डाल दिया जाता है ताकि प्रोसेस और ज़्यादा फास्ट हो जाए सड़ने का. वही होता है वर्मी कंपोस्ट. ग्रीन मैन्योर क्या होता है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो प्रायर टू द सोइंग ऑफ crop seeds, some plants like sun hemp or guar are grown and then mulched by plowing them into the soil. These green plants then turn into green manure which help in enriching the soil in nitrogen and phosphorus. तो देखिए कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि सन हेम्प या फिर गुआर की फली आपने खाई है, सब्जी भी बनती है इसकी. तो ये क्या करते हैं कि खेत में थोड़े समय के लिए उगा देते हैं. ये मतलब बहुत जल्दी उग के तैयार हो जाते हैं. फिर उसके बाद ना इनको काट करके मिट्टी में ही
मिला दिया जाता है, मल्चिंग कर दी जाती है। इससे क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है प्लांट की, प्लांट से ज़मीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। और ये जो प्लांट होते हैं ना, ये ज़मीन को ना नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। तो ये होता है ग्रीन मैन्योर। तो ग्रीन मैन्योर में क्या होता है, हेम्प या फिर गुआर जैसी सब्जियों को उगाया जाता है, फिर उसके बाद उसको उसमें ही दबा दिया जाता है, उसको काट करके ज़मीन में ही। और वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इस तरीके से ये सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं ज़मीन को। तो ये अभी तक हम लोगों ने देखा मैन्योर के बारे में, जो कि मैन्योर क्या होता है, ये नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं मैन्योर। अब फर्टिलाइज़र आर्टिफिशियल सब्सटेंस होते हैं जो मैन्योर का ही काम करते हैं, बट जो है ज़मीन को थोड़ा नुकसान भी है पहुंचाते हैं फर्टिलाइजर्स जो होते हैं। फर्टिलाइजर्स आर कॉमनली प्रोड्यूस्ड प्लांट न्यूट्रिएंट्स। तो प्लांट जो न्यूट्रिएंट्स हमें नेचुरली प्रोवाइड मतलब कर देता है ना, ये फर्टिलाइजर जो है वो आर्टिफिशियल प्रोवाइड करते हैं आर्टिफिशियली। फर्टिलाइजर्स सप्लाई नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। दे आर यूज टू इंश्योर गुड वेजिटेटिव ग्रोथ, लीव्स, ब्रांचेस एंड फ्लावर्स, गिविंग राइज टू हेल्दी प्लांट्स। फर्टिलाइजर्स आर अ फैक्टर इन द हायर यील्ड ऑफ द हाई कॉस्ट फार्मिंग। तो फर्टिलाइजर्स जो है वो यील्ड तो देते हैं। फर्टिलाइजर हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, दिस इज इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट, फर्टिलाइजर से हम लोग को मिलता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो क्या क्या मिलता है फर्टिलाइजर से, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम मिलता है। इससे वेजिटेटिव ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होती है। और हाई कॉस्ट फार्मिंग जो होती है, मतलब जिसमें काफ़ी सारे चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें फर्टिलाइजर से उपज को भी बढ़ाया जाता है। फर्टिलाइजर शुड बी अप्लाइड केयरफुली इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर डोज, टाइम एंड ऑब्जर्विंग प्री एंड पोस्ट एप्लीकेशन प्रिकॉशन फॉर देयर कंप्लीट यूटिलाइजेशन। एग्जाम्पल के लिए मतलब फर्टिलाइज़र को ना बहुत ज़्यादा ध्यान से हम लोगों को यूज़ करना चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव या कम फर्टिलाइज़र हर तरीके से, मतलब जो है अगर हम गलत तरीके से फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी सॉइल के लिए नुकसानदेह हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, समटाइम फर्टिलाइज़र गेट वॉश्ड अवे ड्यू टू एक्सेसिव इरीगेशन एंड आर नॉट फुली ऑब्जर्व बाय द प्लांट। तो कई बार हम फर्टिलाइज़र तो डाल देते हैं, उसके साथ साथ सिंचाई भी कुछ ज़्यादा ही कर देते हैं। उससे क्या होता है कि फर्टिलाइज़र पानी के साथ बह करके चले जाते हैं। दिस एक्सेस फर्टिलाइजर देन लीड्स टू वाटर पोल्यूशन। और ये जो एक्सेस फर्टिलाइजर होता है ये वाटर पोल्यूशन फैलाने का भी काम करता है। ऑल्सो वी हैव सीन इन प्रीवियस चैप्टर, से पहले वाला चैप्टर था उसमें देखा था कि कॉन्टिन्यूस यूज ऑफ फर्टिलाइजर इन एन एरिया कैन डिस्ट्रॉय सॉइल फर्टिलिटी बिकॉज द ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल इज नॉट रिप्लेनिश्ड एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म इन द सॉइल आर हार्म्ड बाय द फर्टिलाइजर्स यूज। तो हम ये भी देखते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करने से सॉइल फर्टिलिटी भी ख़राब होती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो पैदा नहीं हो पाते, और फर्टिलाइजर्स ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी हार्म पहुँचाते हैं। शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर्स। शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स तो फर्टिलाइजर के होते हैं कि भाई फसल अच्छी उग जाती है, बट लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स जो हैं वो मैन्योर के ही होते हैं, नेचुरल चीज़ों के ही लॉन्ग टर्म बेनिफिट होते हैं, क्योंकि वो हमारी मिट्टी को फ़ायदा पहुंचा रहा है मैन्योर, और फर्टिलाइजर हमारी मिट्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। Long term benefits of using manure for maintaining soil fertility have to be considered while aiming for optimum yield in क्रॉप प्रोडक्शन। तो हम लोगों को भाई जो मैन्योर के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं उनको भी याद में ध्यान में रखना चाहिए जब हम लोगों को यील्ड बढ़ानी हो, किसी भी फसल की मतलब उपज बढ़ानी हो। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं, कंपेयर द यूज़ ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर इन मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी। तो सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए मैन्योर और फर्टिलाइज़र के जो है यूजेस का हमें बताना है। तो देखिए फर्टिलाइज़र को तो हमें बहुत ज़्यादा वाइजली, अच्छे तरीके से, समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम फसल को नुकसान ना पहुंचाएं। और मैन्योर से तो भाई देखिए सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती ही है, क्योंकि मैन्योर जो है वो नेचुरल होता है, वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस नेचुरली ही हमारी सॉइल को प्रोवाइड कर देता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आपसे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ अ फार्मिंग सिस्टम, ऑर्गेनिक फार्मिंग एक फार्मिंग सिस्टम है विद मिनिमल और नो यूज़ ऑफ केमिकल्स एज फर्टिलाइजर्स। तो बहुत ही कम या तो हम लोग फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं या तो बिल्कुल भी फर्टिलाइजर्स का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग मैन्योर्स का इस्तेमाल करते हैं। हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों का ऑर्गेनिक फार्मिंग में इस्तेमाल नहीं किया जाता। एंड विद अ मैक्सिमम इनपुट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स, रिसाइकल्ड फार्म वेस्ट, स्ट्रॉ एंड livestock excreta, use of bioagents such as culture of blue-green algae in preparation of biofertilizer, neem leaves or turmeric especially in grain storage as biopesticide, with healthy cropping system, mixed cropping, intercropping and crop rotation as discussed below। अब देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है।
ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स का तो बहुत कम यूज़ करते हैं, या तो केमिकल फर्टिलाइजर्स का बिल्कुल भी हम यूज़ नहीं करते हैं। इसमें हम लोग ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे कि फार्म वेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, लाइफ स्टॉक के मतलब वही गोबर का इस्तेमाल किया जाता है, और ब्लू ग्रीन अलगाई का इस्तेमाल किया जाता है, बायो फर्टिलाइजर्स का, नीम की पत्तियों का, और पेस्टिसाइड्स के तौर पर हम लोग नीम की पत्तियों का या फिर टर्मरिक का, हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। और हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम जैसे कि मिक्स क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। इनका इस्तेमाल ऑर्गेनिक फार्मिंग में किया जाता है उपज को बढ़ाने के लिए। These cropping systems are beneficial in insect, pest and weed control besides providing nutrients। तो ये जो क्रॉपिंग सिस्टम होते हैं, इससे हम लोग कीड़े मकोड़ों को भी, पेस्ट को भी, और सारी जो ख़राब करते हैं फसलों को, उनको बचा सकते हैं। मतलब कीड़े मकोड़ों से हम फसल को बचा सकते हैं, और न्यूट्रिएंट भी बने रहेंगे फसल में अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को करेंगे तो। इरिगेशन होता है, इरिगेशन का मतलब तो सिंपल होता है सिंचाई। अगर इसको हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करें तो सिंचाई हम लोग बोलेंगे इरिगेशन को, फसल को पानी लगाना। तो मोस्ट एग्रीकल्चर इन इंडिया इज़ रेट फेड, that is the success of crops in most areas is dependent on timely monsoon and sufficient rainfall spread throughout most of the growing season। तो हमारे देश में, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, गरीबी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो हमारे देश की काफ़ी सारी फसल तो रेन फेड ही होती है, मतलब बोरिंग से, ज़मीन से निकाल करके कुछ नहीं किया जाती है, और जो बारिश पे ही निर्भर होती है हमारी फसल कि पानी उसको कैसे लगेगा। Hence poor monsoon cause crop failure। Ensuring that the crop get water at the right stages during the growing season can increase the expected yield of any crop। तो हम लोग yield यानी कि उपज कैसे बढ़ा सकते हैं? सही समय पर पानी दे करके फसलों को। Therefore many measures are used to bring more and more agricultural land under irrigation। तो भाई हम लोग इसीलिए क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है एग्रीकल्चरल लैंड हम इरिगेशन के तहत ले आए, यानी कि हम लोग सिंचाई करें ज़्यादा से ज़्यादा लैंड पर। सिंचाई का मतलब होता है आर्टिफिशियली, जैसे बोरिंग के थ्रू ज़मीन से पानी निकाल करके फसल को दे देना। मोर टू नो में एक बार पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं बॉक्सेस। ड्रॉट्स अकर बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी और इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन्स। तो ड्रॉट्स यानी कि सूखा क्यों पड़ता है? क्योंकि पानी जो है तो बारिश नहीं हो पाती है, या फिर उस इलाके तक पानी नहीं पहुंचा पाते हैं हम। ड्रॉट पॉजेज अ थ्रेट टू रेन फेड फार्मिंग एरियाज वेयर फार्मर्स डू नॉट यूज इरिगेशन फॉर क्रॉप प्रोडक्शन एंड डिपेंड ओनली ऑन रेन। तो देखिए, ड्रॉट अगर सूखा पड़ जाता है ऐसे इलाकों में जहाँ पर बोरिंग वगैरह से पानी नहीं निकलता है, और जो किसान है वो सिर्फ और सिर्फ बारिश के पानी पर ही निर्भर करते हैं, तो उनकी तो फसल फिर ख़राब ही हो जाती है। लाइट सॉइल्स हैव लेस वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। तो कुछ सॉइल्स ऐसी होती है जिनकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, बट कुछ सॉइल्स ऐसी होती हैं जिनकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। तो उससे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं किसानों को। इन एरियाज विद लाइट सॉइल्स क्रॉप गेट्स एडवर्सली अफेक्टेड बाय ड्रॉट कंडीशन। साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड some crop varieties which can tolerate drought condition। तो साइंटिस्ट ने कुछ इस तरीके की क्रॉप वेराइटीज़ को भी डेवलप किया है जो कि ड्रॉट कंडीशन को, यानी कि सूखा वगैरह अगर होता है तो उसको भी क्रॉप झेल जाए, इस तरीके की फसलें भी साइंटिस्ट ने बना ली हैं। और इरिगेशन में हम आगे पढ़ते हैं। इंडिया हैज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड अ हाईली वेरीड क्लाइमेट। तो हमारा मतलब क्लाइमेट भी बहुत ज़्यादा वेरी करता है हमारे देश का, कहीं पर गर्मी, कहीं पर सर्दी, कहीं पर कुछ, है ना। अंडर सच कंडीशन सेवरल डिफरेंट काइंड ऑफ इरिगेशन सिस्टम आर अडॉप्टेड टू सप्लाई वाटर टू एग्रीकल्चरल लैंड्स डिपेंडिंग ऑन द काइंड्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल। दीज इंक्लूड्स वेल्स, कैनाल्स, रिवर्स एंड टैंक्स। तो भाई कौन कौन से तरीके होते हैं? हम लोग सिंचाई करते हैं, कुएँ से करते हैं, कैनाल से करते हैं, नदियों से करते हैं, टैंक से करते हैं। कैनाल आर्टिफिशियल नदियाँ आप कह सकते हैं कि एक एरिया पे इस तरीके से पहले जो है गहरे गहरे एरिया बना दिए जाते हैं कि भाई जैसे नहर बना दी जाती है और उसमें पानी पहुंचा दिया जाता है नदियों का। वेल्स कुएँ होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेल्स नेमली डग वेल एंड ट्यूब वेल। तो डग वेल यानी कि जो कुएँ खोद करके, और ट्यूब वेल जो ट्यूब से मतलब ज़मीन से पानी निकाला जाता है ट्यूब के थ्रू, उसको ट्यूबवेल कहते हैं, जैसे कि हर खेत में लगा दिए जाते हैं। अगर आप यूपी के हैं, हरियाणा के हैं तो उधर तो आपने देखा ही होगा। इन अ डग वेल वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम वाटर bearing strata. Tube well can tap water from the deeper strata. From these walls water is lifted by pump for irrigation। तो ज़मीन में से पंप के थ्रू इरिगेशन के लिए पानी निकाल दिया जाता है।
कैनाल्स होते हैं यूजुअली इलेबोरेट एक्सटेंसिव इरिगेशन सिस्टम होता है इन द वही मतलब एक नहर बना दी जाती है, ब्रांचेस कर दी जाती हैं, अलग अलग खेतों में पानी पहुंचा दिया जाता है अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज से। देखिए डिस्ट्रीब्यूटरीज का मतलब होता है, यहाँ पे देखो एक ना ऐसे करके मेन कैनाल बना दी, इस कैनाल से और छोटी छोटी कैनाल जो हैं अलग अलग इलाकों में पहुंचा दी गई, तो बस यही डिस्ट्रीब्यूटरीज आप कह सकते हैं, नदियों की भी या फिर कैनाल्स की भी। तो नहरें बना दी जाती हैं, इन्हीं को ही हम कैनाल बोलते हैं। टैंक्स होते हैं स्मॉल स्टोरेज रिजर्वॉयर होते हैं विच इंटरसेप्ट एंड स्टोर द रन ऑफ स्मॉल कैचमेंट एरिया। मतलब जैसे गहरे से हमारे घरों पे तो प्लास्टिक के टैंक्स लगे हुए होते हैं, अगर ज़मीन पर जो है वो इस तरीके के टैंक बना दिए जाएं जैसे कि सीमेंट के, और उसमें पानी स्टोर करके रख लिया जाए ताकि जब ज़रूरत हो तब पहुँचा दिया जाए खेतों को, तो वो टैंक्स होते हैं। Fresh initiatives for increasing the water availability for agriculture include rain water harvesting. Rain water harvesting में क्या होता है कि भाई जो उसका पानी आता है बारिश का, उसको स्टोर करके, मतलब जैसे कि ये छत है, बारिश पड़ी तो छत पे पानी स्टोर हो गया, फिर ये पाइप के थ्रू जो है उसको ज़मीन में पहुंचा दिया जाता है, फिर ज़मीन में पहुंचा करके ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड एक टैंक में इसको स्टोर कर लिया जाता है, और जब ज़रूरत पड़ती है तो जो है खेतों को यहाँ से प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो ये होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटरशेड मैनेजमेंट। तो वाटरशेड मैनेजमेंट में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तरह ही पानी को स्टोर करके रखा जाता है, जब ज़रूरत पड़ती है तब उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। दिस इन्वॉल्व्स बिल्डिंग स्मॉल चेक डैम्स which lead to increase in groundwater levels. Check dams stop the rainwater from flowing away and reduce soil erosion. तो चेक डैम भी जो है वो वाटर को स्टोर करके रखते हैं जो कि बारिश का होता है। अब क्रॉपिंग पैटर्न्स जो हैं, क्रॉपिंग पैटर्न्स भी हमारे पास बहुत ही ज़्यादा वैरायटी के होते हैं, कई तरीके के क्रॉपिंग पैटर्न्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो क्रॉपिंग पैटर्न्स वाला जो हमारा पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9 साइंस की बुक का चैप्टर 15 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का पार्ट 4 है ये, और मैं वीडियो मर्ज भी कर दूंगी, एक ही वीडियो में भी आपको मिल जाएगा। इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखते हुए चलेंगे कि कौन कौन से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, और एक्सप्लेनेशन हम लोग जो है लाइन टू लाइन, मतलब एक एक लाइन हम लोग पढ़ेंगे और फिर उसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे। तो यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। अब हम देखते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। तो क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब होता है कि किस तरीके से हम लोग अपनी फसलों को उगाते हैं। डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स कैन बी यूज टू गिव मैक्सिमम बेनिफिट। तो अलग अलग तरीके से हम लोग ना क्रॉप्स को उगाएं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनको उगाने के बाद बेनिफिट मिले। तो वो कैसे होता है? तो देखो, मिक्स्ड क्रॉपिंग इज ग्रोइंग 2 or more crops simultaneously on the same piece of land, for example wheat plus gram और wheat plus mustard। और तो देखो क्या होता है कि हम जनरली क्या होता है कि जो फार्मर होते हैं वो एक लैंड पर एक ही फसल उगाते हैं, बट अगर हम लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट लेना है, मतलब ज़्यादा अच्छे से हम लोग उससे उपज निकाल सकें, हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें, तो उसके लिए हम लोग मिक्स्ड क्रॉपिंग कर सकते हैं। मिक्स्ड क्रॉपिंग के हमें एग्जांपल दिए गए हैं कि भाई वीट और ग्राम को आप एक साथ उगा लो, गेहूँ को और मस्टर्ड को, सरसों होता है ना, तो गेहूँ और सरसों ये साथ में उगा लो, या फिर ग्राउंड नट मूंगफली और सनफ्लावर को आप एक साथ उगा लो। तो उससे क्या होगा, ज़मीन पर आपको न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा मिल जाएंगे, मतलब अलग अलग फसलें ज़मीन में न्यूट्रिएंट्स भी देती हैं और न्यूट्रिएंट्स लेती भी हैं। तो जो फसलें अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स लेती हैं ज़मीन से, उनको आप साथ में उगा सकते हैं ताकि उनको आराम से न्यूट्रिएंट भी मिल जाए और आपको 2 फसलें भी मिल जाएँ। तो समझ रहे हैं, एक ही टाइम पर एक खेत पर 2 या 2 से ज़्यादा फसलें उगाना। अब मैं आपको ऐसे बना के दिखाऊं कि ये अगर खेत है तो इतने पार्ट पे आपने वीट उगा दिया और इतने पार्ट पे आपने मस्टर्ड उगा दिया, तो इससे क्या होगा, 2 फसलें एक ही टाइम पर उग जाएंगी। दिस रिड्यूसेस रिस्क एंड गिव सम इंश्योरेंस अगेंस्ट फेलियर ऑफ वन ऑफ द क्रॉप। तो भाई अगर एक क्रॉप सपोज करो कि खराब हो भी गई तो दूसरी क्रॉप आपकी बची रह जाएगी। अब इंटरक्रॉपिंग क्या होता है? इंटरक्रॉपिंग इज ग्रोइंग 2 or more crops simultaneously on the same field in a definite pattern। तो इससे पहले हम देख रहे थे मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग में एक कोई हम डेफिनेट पैटर्न नहीं फॉलो करते, कहीं पर भी कोई सी भी फसल उगा देते हैं। इंटरक्रॉपिंग में भी हम क्या कर रहे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा फसलें साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ हम 2 या 2 से ज़्यादा फसलें उगा रहे हैं, बट हम एक फिक्स पैटर्न को यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि
few rows of one crop alternate with a few rows of second crop. मतलब एक रो में आपने एक क्रॉप उगाई, फिर नेक्स्ट रो में आपने क्या किया, नेक्स्ट रो में आपने कोई दूसरी क्रॉप इस तरीके से उगा दी, फिर पहली वाली उगा दी, फिर दूसरी वाली उगा दी. तो फॉर एग्जाम्पल सोयाबीन और मेज़ आपने साथ में उगाया, और फिंगर मिलेट या फिर बाजरा या फिर आपने लोबिया साथ में उगा दिया. द क्रॉप्स आर सेलेक्टेड सच दैट देयर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट आर डिफरेंट. तो इस तरीके से कि भाई न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट जो है दोनों की अलग अलग हों. दिस एंश्योर्स मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट सप्लाइड एंड ऑल्सो प्रिवेंट पेस्ट एंड डिसीज फ्रॉम स्प्रेडिंग टू ऑल द प्लांट्स बिलोंगिंग टू वन क्रॉप इन अ फील्ड. दिस वे बोथ क्रॉप्स कैन गिव बेटर रिटर्न्स. तो हम फसलों को इस तरीके से चूज करते हैं कि भाई अगर मान लो कि सोयाबीन है वो अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स ले रहा है ज़मीन से, और जो मेज़ है वो अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, तो दोनों के न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है, एक दूसरे से वो कंपटीशन भी नहीं करते हैं. और एक फसल अगर सपोज ख़राब हो गई तो दूसरी फसल तो रह जाएगी. और जो है ये भी होता है कि बेटर न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइजेशन होता है, और एक बीमारी दूसरे पर लग गई तो दूसरा हो सकता है बच जाए. तो ऐसा जैसे देखो, ये देखो गोभी उगा दी, फिर उसके बाद कोई और दूसरी फसल उगा दी, फिर से गोभी उगा दी, फिर कोई और दूसरी फसल उगा दी. इस तरीके की जो क्रॉपिंग पैटर्न होता है इसको हम लोग इंटरक्रॉपिंग कहते हैं. इससे पहले हमने देखा था मिक्स क्रॉपिंग. मिक्स क्रॉपिंग में हमने ऐसा करा था कि एक लैंड है, इतने पर आपने क्या किया, गेहूँ उगा दिया, और इतने पर आपने सरसों मस्टर्ड उगा दिया. बट इंटरक्रॉपिंग में एक लेयर एक क्रॉप की, फिर दूसरी क्रॉप, फिर से पहली वाली, फिर दूसरी वाली, इस तरीके से इंटरक्रॉपिंग होती है जैसे यहाँ पर दिखाए गए हैं. तो मिक्स क्रॉपिंग हमने देखा, इंटरक्रॉपिंग हमने देखा, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप एग्जाम में इस तरीके से डायग्राम भी बना करके दिखा सकते हैं और ज़्यादा एफिशिएंट आपका काम फिर लगता है. अब ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स ऑन पीस ऑफ लैंड आर growing of different crops on a piece of land in a pre-planned succession is known as crop rotation. अब व्हाट इज क्रॉप रोटेशन, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है. दिस इज इम्पॉर्टेंट कि व्हाट इज क्रॉप रोटेशन. तो क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है डिफरेंट क्रॉप्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड. एक लैंड का पीस है, उस पर अलग अलग आप क्रॉप उगा रहे हो इन अ प्री प्लान्ड सक्सेशन. मतलब एक के बाद कौन सी क्रॉप उगेगी, ये प्री प्लान करके आप उगा रहे हैं, तो उसी को हम लोग क्रॉप रोटेशन कहते हैं. पहले ये वाली लगाई, फिर इसके बाद हमने डिसाइड कर रखा है कि इसके बाद हम ये वाली लगाएंगे, तो इस तरीके से क्रॉप रोटेशन होता है. डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन क्रॉप रोटेशन इज डन फॉर डिफरेंट क्रॉप कॉम्बिनेशंस. तो ड्यूरेशन पर डिपेंड करके क्रॉप रोटेशन जो है अलग अलग कॉम्बिनेशन पर हम लोग लगाते हैं. अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर and irrigation facilities decide the choice of crop to be cultivated after one harvest. तो भाई मॉइस्चर कितना है, मतलब नमी कितनी है, इरिगेशन कितना होगा, तो अलग अलग जो जो हमारे पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं ना, उसके बेसिस पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सी फसल अब हम उगाने वाले हैं. इफ़ क्रॉप रोटेशन इज डन प्रॉपरली देन 2 or 3 क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन अ ईयर विथ गुड हार्वेस्ट. तो अगर क्रॉप रोटेशन आप अच्छे से करेंगे तो एक ही ज़मीन के टुकड़े पर आप एक बार में 2 या 3 क्रॉप्स एक ही साल में उगा सकते हैं. पहले आपने गेहूँ उगा दिया, फिर चावल उगा दिया, फिर कोई सब्जी उगा दी या कोई फ्रूट्स उगा दिए, तो ये होती है क्रॉप रोटेशन. क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि भाई कौन सी क्रॉप किसके बाद उगाई जा सकती है. फिर उसके बाद हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि भाई जो हम फसल उगा रहे हैं वो फसल को क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है. तो क्रॉप रोटेशन आ गया समझ. एक ही फील्ड पर हम साल में 2 या 2 से ज़्यादा फसलें उगाते हैं और उससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है. नेक्स्ट देखिए क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट. तो क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए किस तरीके से मैनेज करेंगे. तो फील्ड क्रॉप्स आर इन्फेस्टेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ वीड्स, इंसेक्ट, पेस्ट एंड डिसीज. तो जो हम फसल उगाते हैं उस पर बहुत सारे वीड्स भी हो जाते हैं. मतलब वीड होता है अनवांटेड प्लांट्स, जो प्लांट की हमें ज़रूरत नहीं है, घास वगैरह एक्स्ट्रा उग जाती है, वो न्यूट्रिएंट्स ले रही है ज़मीन से, तो वो हटाना. इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े खराब करते हैं ना फसल को, वो भी हटा देना. बीमारियाँ लग जाते हैं फसल को तो उसको भी हमें ठीक करना होता है. तो इफ वीड्स एंड पेस्ट आर नॉट कंट्रोल्ड एट अ एप्रोप्रिएट टाइम देन दे कैन डैमेज द क्रॉप सो मच दैट मोस्ट ऑफ द क्रॉप इज लॉस्ट. तो हम अगर अच्छे से नहीं ध्यान रखेंगे तो ज़्यादातर हमारी क्रॉप खराब होने के हमारे चांसेस रहते हैं. तो वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स इन द कल्टिवेटेड फील्ड. तो वीड्स क्या होता है, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं
फॉर एग्जाम्पल जेंथियम, लाइट चली गई जेंथियम जो है वो एक टाइप का क्या है, वीट है। जेंथियम और पार्थेनियम या फिर साइपेरियस मोथा, दे कम्पीट फॉर फूड, स्पेस एंड लाइट। तो मतलब जो क्या करते हैं, वीड्स आपकी फसल को न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे, वो न्यूट्रिएंट्स वो वीड्स ले जाते हैं। तो वीड्स टेक अप न्यूट्रिएंट्स एंड रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। तो क्रॉप की ग्रोथ को जो वीड्स होते हैं वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। देयरफॉर रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम कल्टिवेटेड फील्ड ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ क्रॉप ग्रोथ इज असेंशियल फॉर गुड हार्वेस्ट। तो वीड्स को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि जो क्रॉप की ग्रोथ है वो अच्छी रहे, उसको अच्छे से जो है सारे न्यूट्रिएंट्स मिले। जनरली अब हम लोगों ने वीट के बारे में देख लिया। वीट क्या होती हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, हमने उगाए नहीं है, जो घास खुद से उग जाती है और फिर वो कंपटीशन कर रही होती है हमारे उगाई हुई फसल के साथ, तो इसलिए हमें वीट को हटाना होता है। फिर आता है जनरली इंसेक्ट पेस्ट अटैक द प्लांट्स इन 3 वेज। अब कीड़े मकोड़े पेस्ट जो होते हैं वो किस तरीके से हमारे प्लांट्स को इफेक्ट करते हैं वो हम बताया जा रहा है अब हमें। दे कट द रूट, स्टेम एंड लीफ। आपने देखा होगा ना, कई बार पत्तियों में छेद हो जाता है या फिर स्टेम्स में छेद होते हैं, फिर कुछ सड़ रहा होता है, तो वो कीड़े मकोड़े ही तो करते हैं, पेस्ट ही तो करते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा, दे सक द सेल सैप फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सेल सैप काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसको वो सक कर लेते हैं, उसको खा जाते हैं। दे बोर इनटू स्टेम एंड फ्रूट्स, दस अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द क्रॉप एंड रिड्यूस यील्ड। तो भाई वो फ्रूट्स में, स्टेम में घुस जाते हैं या फिर लीफ को कट कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, या फिर सेल सैप को सक कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी फसल ख़राब होने लगती है। तो डिजीज़ इन प्लांट्स आर कॉज। अब डिजीज़ जो है प्लांट्स में वो कैसे होती है, तो डिजीज़ इन प्लांट्स आर कॉज्ड बाय पैथोजन सच एज बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरसेस। तो अलग अलग बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस जो हैं वो बीमारियाँ फैलाते हैं क्रॉप्स में। इंपॉर्टेंट है भाई, कौन फैलाता है बीमारियाँ, तो वेरियस बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, ये डिसीज़ फैलाते हैं, इनको हम लोग पैथोजेंस बोलते हैं। जो पैथोजेंस होते हैं ना, बैक्टीरिया, फंजाई और वायरसेस, ये हमारे प्लांट्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। दीज पैथोजेंस कैन बी प्रेजेंट इन एंड ट्रांसमिटेड थ्रू द सॉइल, एयर एंड वाटर। तो सॉइल के थ्रू, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, अलग अलग वेज के थ्रू जो है ये फैलते हैं। वीड्स, इंसेक्ट्स एंड डिजीज कैन बी कंट्रोल्ड बाय वेरियस मेथड। अब वीड्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, बीमारियां होती हैं, उनको कंट्रोल करने के मेथड्स भी होते हैं। अब कोई चीज़ प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी एग्जिस्ट करता है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड इज द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स विच इंक्लूड हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड फंगिसाइड्स। तो भाई पैथोजन के नाम क्या थे, पैथोजन किनको बोलते हैं, इंसेक्ट्स को, फंगस को, है ना। तो इनको काटने के लिए, इनको ख़त्म करने के लिए भी जो केमिकल्स हैं उनका क्या क्या नाम है, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड। साइड होता है मारना, तो इंसेक्ट को, फंगी को मारने के लिए फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और हर्बिसाइड्स होते हैं। दीज केमिकल्स आर स्प्रेड ऑन क्रॉप प्लांट्स और यूज फॉर ट्रीटिंग सीड्स और सॉइल। तो इनको हम लोग ना स्प्रे कर देते हैं। आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि जो वो होते हैं, किसान होते हैं, वो अलग अलग चीज़ें ना फुस फुस करके स्प्रे कर रहे होते हैं। तो वही होता है, बीमारी से बचाने के लिए वही काम कर रहे होते हैं प्लांट्स को। हाउएवर एक्सेसिव यूज़ ऑफ दीज केमिकल्स क्रिएट प्रॉब्लम। बट एक्सेसिव यूज़, अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर देंगे तो फसल फिर हम अल्टीमेटली उसको हम ही खा रहे हैं ना, उन क्रॉप्स को। तभी तो कहते हैं कि जो फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, उनको धो के यूज़ करना चाहिए ताकि हम ये इंसेक्टिसाइड्स और फंगीसाइड जो कि उस पर पड़े हुए होते हैं ना, उसको हम लोग क्लीन कर सकें। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको धो के। Since they can be poisonous to many plants and animal species and cause environmental pollution। अब सिर्फ हमें ही थोड़ा ना प्रॉब्लम कर रहे हैं, एनवायरनमेंट में भी तो ये लोग जा रहे हैं, तो एनवायरनमेंट को भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। कौन, ये जो दवाइयाँ होती हैं, जो स्प्रे होते हैं, ये हार्मफुल भी होते हैं। भले जानवरों को मार रहे हैं बट कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को भी नुकसान ही पहुँचा रहे होते हैं, मिट्टी को, पानी को, हवा को। हम फिर उस हवा को इनहेल कर रहे हैं तो हमारे लिए भी वो हार्मफुल है, हम भी तो लिविंग बींग्स हैं। वीड कंट्रोल मेथड ऑल्सो इंक्लूड मैकेनिकल रिमूवल। हाथ से जो है वीड कंट्रोल का, वीड क्या होते हैं यार, वीड तो देखो सिंपल सा है। वीड क्या होते हैं, वीड पेड़ पौधे होते हैं एक्स्ट्रा वाले जो हमें नहीं चाहिए होते, तो उसको तो हम हाथ से भी उखाड़ के फेंक सकते हैं। तो प्रिवेंटिव मेथड सच एज प्रॉपर सीड बेड प्रेपरेशन, टाइमली सोइंग ऑफ क्रॉप्स, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन कैन ऑल्सो हेल्प इन वीड कंट्रोल। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है मेथड्स ऑफ वीड कंट्रोल। What are the various methods by which we can control weed? तो आप कैसे कर सकते हैं, बायोमैकेनिकल रिमूवल, हाथ से उखाड़ के फेंक दिया,
मैकेनिकल रिमूवल बोलते हैं इसको। फिर उसके बाद आपने जो बेड प्रिपरेशन करा है, यानी कि आपने जो फसल लगाने के लिए जो एरिया तैयार किया है उसको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करें, ठीक है, ताकि उसमें वीट कम से कम उगे। टाइमली सोइंग ऑफ क्रॉप, मतलब सही समय पर लगाएं, सही समय पर क्रॉप को काटें। इंटरक्रॉपिंग करें, क्रॉप रोटेशन करें, इससे भी इंटरक्रॉपिंग से क्रॉप रोटेशन से भी वीट कंट्रोल होता है। सम अदर प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट पेस्ट आर द यूज ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज़। तो इस तरीके की वेराइटीज़ का इस्तेमाल करें भाई जिन पे कीड़े लगे ही ना, है ना। एंड द समर प्लोइंग इन विच फील्ड्स आर प्लोड डीप इन समर्स टू डिस्ट्रॉय वीड्स एंड पेस्ट। तो वीड्स और पेस्ट को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं समर प्लोइंग की मदद से भी। अब क्वेश्चंस जो हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल गिव द मोस्ट बेनिफिट, वाई? फार्मर यूज़ हाई क्वालिटी सीड, डू नॉट अडॉप्ट इरिगेशन और यूज़ फर्टिलाइजर्स। तो ये भी देखो बेनिफिशियल हो सकती है। हाई क्वालिटी सीड का इस्तेमाल करें मगर इरिगेशन ना करें तो फिर फसल को जो है इतना अच्छी उपज नहीं आएगी। फार्मर्स यूज़ ऑर्डिनरी सीड, अडॉप्ट इरिगेशन एंड फर्टिलाइजर, ये भी किया जा सकता है। फार्मर यूज़ क्वालिटी सीड, अडॉप्ट इरिगेशन, यूज़ फर्टिलाइजर एंड यूज़ क्रॉप प्रोटेक्शन मेजर्स। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये बेस्ट मोस्ट बेनिफिशियल कंडीशन होगी किसी फार्मर के लिए, तो सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स। तो अलग अलग मिल्क के काओ के मिल्क में फैट होता है 3.6%, प्रोटीन इतना होता है, शुगर, मिनरल्स, ये हम लोग को बताया गया है कि क्या क्या होता है। अब ये वेरियस एक्टिविटीज़ हैं, तो एक्टिविटी तो हम लोग यहाँ पे कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए वैसे क्या ही है इसमें, देखो विजिट अ वीड इन्फेस्टेड फील्ड, ऐसे फील्ड में आप विजिट करिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा वीड है, यानी कि बहुत ही अनवांटेड प्लांट्स हैं, और जुलाई और अगस्त में, और एक लिस्ट बनाइए कि कौन कौन से वीड्स, कौन कौन से इंसेक्ट या फिर पेस्ट जो हैं उस फील्ड में प्रेजेंट है। मेक अ हर्बेरियम ना हम लोग घर पे भी बना सकते हैं। उसमें क्या होगा कि हम छोटे से एरिया में फसल उगाते हैं, बस यही है। तो अलग अलग सीज़न में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है, कौन कौन सी फसलों को काटा जाता है, ये हम लोग देखेंगे। अब नेक्स्ट वाला जो है हम लोग देखते हैं। मैं थोड़ी जल्दी बोल रही हूँ क्या, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि बताइएगा कमेंट बॉक्स में अगर मैं ज़्यादा जल्दी बोल रही हूँ तो। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, मतलब ग्रेन्स को स्टोर करके रखना। तो स्टोरेज लॉसेज इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कैन बी वेरी हाई। स्टोरेज लॉसेज मतलब कटाई हो गई फसल की, बट उसको स्टोर अगर आप सही से नहीं करेंगे तो कीड़े वहाँ पर खा जाएंगे, चूहे खा जाते हैं फसलों को। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सच लॉसेज। अब कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं? क्वेश्चन, What are the various factors responsible for the losses in agricultural produce? तो भाई बायोटिक फैक्टर्स, जान वाले जिनमें जान होती है, इंसेक्ट, रॉडेंट्स, फंजाई, माइट्स, बैक्टीरिया, ये खा जाते हैं। माइट्स होते हैं ये कीड़े मकोड़े, ये चूहे गंदे। फंजाई लग जाता है, रॉडेंट्स चूहे होते हैं, इंसेक्ट्स खा जाते हैं, बैक्टीरिया लग जाता है। एबायोटिक जैसे कि मॉइस्चर या फिर टेम्परेचर, कहीं पर भी अगर नमी है ना तो वो चीज़ जल्दी सड़ती है। तो एबायोटिक क्या क्या हो गए भाई कि मॉइस्चर हो गया ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। दीज फैक्टर कॉज डिग्रेडेशन इन क्वालिटी, लॉस इन वेट, पुअर जर्मिनेबिलिटी, डिसकलरेशन ऑफ प्रोड्यूस, ऑल लीडिंग टू पुअर मार्केटेबिलिटी। तो भाई क्या होता है, उसमें कीड़े लग जाते हैं, उसका कलर चेंज हो जाता है, उसका वेट चेंज हो जाता है फसल का, तो वो अच्छा नहीं रहता है फसल के लिए। दीज फैक्टर कैन बी कंट्रोल्ड, ये फैक्टर्स कंट्रोल किए जा सकते हैं बाय प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड बाय सिस्टमैटिक मैनेजमेंट ऑफ वेयर हाउसेज। तो वेयर हाउसेज का सिस्टमैटिक मैनेजमेंट हो, सही तरीके से जो है कंट्रोल करके रखा जाए फसल को। प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स आर यूज्ड बिफोर ग्रेन्स आर स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज। दे इंक्लूड, अब प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? स्ट्रिक्ट क्लीनिंग ऑफ द प्रोड्यूस्ड बिफोर स्टोरेज। तो अच्छे से साफ करके क्या क्या तरीके से हम फसल को बचा सकते हैं? पहला, अच्छे से उस फसल को हम क्लीन करेंगे स्टोर करने से पहले। प्रॉपर ड्राइंग ऑफ प्रोड्यूस फर्स्ट इन सनलाइट एंड देन इन शेड। पहले आपने क्लीन कर लिया, फिर उसको आप सुखाएंगे, पहले सूरज की रोशनी में, फिर उसके बाद छाँव में भी आप उसको सुखाएंगे। एंड फ्यूमिगेशन यूजिंग केमिकल्स दैट किल पेस्ट, और फिर आप उसका फ्यूमिगेशन भी करेंगे, मतलब उसमें कुछ दवाइयाँ भी लगाएंगे ताकि कीड़े मकोड़े उस पर ना लगे। तो ये इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, फूड ग्रेन्स को स्टोर कर सकते हैं। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाई शुड प्रिवेंटिव मेजर्स एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स बी प्रेफर्ड फॉर प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स? तो बायोलॉजिकल मेथड और प्रोटेक्टिव मेथड। प्रोटेक्टिव मेथड में क्या है कि भाई आपने वीड्स को हटा दिया, फिर उसके बाद आपने फसल को जब रखा तो साफ जगह पर रखा, साफ करके रखा, और उसको सुखा करके और उसको फ्यूमिगेशन कर दिया। प्रोटेक्ट करना, उसको कंट्रोल करना ताकि हमारी फसल अच्छे से रहे।
अच्छे से हम उसको यूज़ कर सकें, तो रहना चाहिए। व्हाट फैक्टर्स मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ ग्रेन्स ड्यूरिंग स्टोरेज। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉसेस के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? देखो, बायोटिक फैक्टर्स हो गए और एबायोटिक फैक्टर्स हो गए। तो बायोटिक फैक्टर्स, ये वाला यहाँ पर हमारा आंसर है। बायोटिक फैक्टर्स हमारे क्या क्या हो गए? बायोटिक फैक्टर्स में हमारे इंसेक्ट्स, रॉडेंट्स, फंजाई, माइट्स एंड बैक्टीरिया, और एबायोटिक फैक्टर्स मॉइस्चर और टेम्परेचर। तो ये क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोगों ने देख लिए हैं। अब जो ये एनिमल हस्बेंड्री है, फिर उसके बाद कैटल फार्मिंग, ये वाला जो पार्ट है ना, ये हम पूरा का पूरा सारा एक ही बार में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि एक ही जैसा इंपॉर्टेंट पार्ट है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9 साइंस की बुक का जो चैप्टर है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। अब हम पार्ट देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री वाला। तो एनिमल हस्बेंड्री, हस्बैंड जो होता है वो होता है पति। तो क्या यहाँ पे जानवर को पति बनाया जा रहा है? देखिए, पति तो जानवर ही होते हैं। मतलब ऑन अ लाइटर नोट, एनिमल हस्बेंड्री जो है इसका मतलब होता है पशुपालन। मतलब जानवरों को पालना जो होता है उसको हम लोग एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। अब चाहे वो कुछ भी पाले, हम चाहे वो हस्बैंड पाल लें, नहीं, जैसे हम लोग गाय पाल लें, या फिर मधुमक्खी पालन होता है, या फिर मछली पालन होता है, सब तो एनिमल हस्बेंड्री में पशुपालन आता है। तो एनिमल हस्बेंड्री इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइफ स्टॉक। साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइफ स्टॉक होता है। एनिमल लाइफ स्टॉक मतलब जो जीव जंतु होते हैं उनको साइंटिफिकली पालना इस तरीके से कि हम उनकी हेल्प से कुछ पैसे भी कमा सकें। इट इंक्लूड्स एस्पेक्ट सच एज फीडिंग, ब्रीडिंग एंड डिजीज़ कंट्रोल। तो हम उनको पाल रहे हैं, उनको फीड कर रहे हैं, ठीक है, उनकी तादाद बढ़ा रहे हैं और उन डिसीज़ भी कंट्रोल कर रहे हैं, उनमें बीमारियों को भी नहीं फैलने दे रहे हैं। तो एनिमल बेस्ड फार्मिंग इंक्लूड्स कैटल, गोट, शीप, पोल्ट्री एंड फिश फार्मिंग। तो हमें यहाँ पर पता लगा कि व्हाट इज़ एनिमल हस्बेंड्री एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला जो है इंपॉर्टेंट है कि एनिमल हस्बेंड्री क्या है। एनिमल हस्बेंड्री एक साइंटिफिक मैनेजमेंट है एनिमल स्टॉक का। इसमें हम लोग क्या करते हैं? फीड करते हैं जानवरों को, ब्रीड करते हैं, डिजीज़ कंट्रोल करते हैं। और एनिमल बेस्ड फार्मिंग में हमारे कौन कौन आते हैं? कैटल यानी कि गाय भैंस, गोट हो गया, शीप हो गया, पोल्ट्री जो वो होती है ना, मुर्गी पालन, और मछली पालन। एज पॉपुलेशन इंक्रीज, जैसे जैसे हमारी जो है पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमें खाने की ज़रूरत है, तो जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए ये मतलब पालना ज़रूरी है। तो एज द पॉपुलेशन इंक्रीज एंड एज द लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज, द डिमांड फॉर मिल्क, एग एंड मीट इज ऑल्सो गोइंग अप। Also the growing awareness of the need for humane treatment। humane treatment का मतलब होता है कि भाई जानवरों का ट्रीटमेंट अच्छे से किया जाए। तो also need for the humane treatment of livestock has brought in new limitations in livestock farming। thus livestock production also needs to be improved। तो livestock का प्रोडक्शन हम लोग को बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो दूध की, अंडों की, मीट की डिमांड बढ़ रही है, इसलिए इनको पाला जाता है इन सब चीज़ों के लिए। अब कैटल फार्मिंग मतलब जो पशुपालन होता है, गाय भैंसों को पालना। कैटल हस्बेंड्री इज डन फॉर टू पर्पस, मिल्क एंड ड्रॉट लेबर फॉर एनिमल वर्क सच एज टिलिंग, इरिगेशन एंड कार्टिंग। तो आप कैटल फार्मिंग किन किन चीज़ों के लिए करते हो? दूध के लिए करते हो। ड्रॉट एनिमल्स मतलब जो दूध नहीं देते वो वाले एनिमल्स, जैसे कि बैल हो गया, तो खेती के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। खेतों की जुताई के लिए, इरिगेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। काटने के लिए मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी पहले ज़माने में इस्तेमाल किया जाता था। गाँव वगैरह में आज भी चलते हैं। तो इंडियन कैटल बिलोंग टू 2 डिफरेंट स्पेशीज़। इंडिया में जो कैटल हैं वो 2 टाइप के हैं, बॉस इंडिकस काउज एंड बॉस बुबेलियस यानी कि बफलोज। तो काउज और बफलोज है हमारे देश में। मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स को हम लोग मिल्च एनिमल्स या फिर डेयरी एनिमल्स बोलते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, आपसे एमसीक्यूज में आ सकता है, 1 वर्ड आ सकता है कि हु आर मिल्च एनिमल्स। तो मिल्च एनिमल्स होते हैं डेयरी एनिमल्स। कोई भी जो जानवर होते हैं जो दूध दे सकते हैं उनको हम लोग मिल्च एनिमल बोलते हैं। और ड्रॉट एनिमल्स होते हैं जो कि फार्म लेबर के काम आते हैं, जो मतलब दूध नहीं देते, जैसे बैल। तो while the ones used for farm labor are called draught animals। Milk production depends to some extent on the duration of lactation period, meaning the period of milk production। तो देखो lactation period होता है जिस समय पर दूध दिया जा रहा है। मीनिंग ऑफ इसमें क्या होता है? लैक्टेशन पीरियड वो पीरियड होता है जिस टाइम पीरियड में गाय भैंस दूध दे रहे हैं। तो मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर बर्थ ऑफ द काफ। तो काफ यानी कि जब उसके गाय का बच्चा पैदा होता है उसके बाद जो है वो मिल्क प्रोडक्शन उसका कैसा रहता है, वही लैक्टेशन पीरियड होता है। सो मिल्क प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द लैक्टेशन पीरियड। तो अब हम साइंटिफिकली लैक्टेशन पीरियड को बढ़ा सकते हैं
कि मिल्क प्रोडक्शन वाला जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जाए। एक्जॉटिक और फॉरेन ब्रीड्स, एक्जॉटिक का मतलब होता है अपने ही देश की जो होती हैं, फॉरेन बाहर से लाई हुई, जैसे कि जर्सी गाय, ब्राउन स्विस गाय आर सेलेक्टेड फॉर लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड, वाइल लोकल ब्रीड्स फॉर एग्जाम्पल रेड सिंधी, सहीवाल शो एक्सीलेंट रेजिस्टेंट टू डिजीज़। तो सहीवाल जो गाय होती हैं, सिंधी गाय होती हैं, ये बीमार कम पड़ती हैं मगर ये दूध कम देती हैं। तो जो जर्सी गाय होती हैं वो दूध ज़्यादा देती हैं। द टू कैन बी क्रॉस ब्रेड टू गेट एनिमल्स विद बोथ द डिजायर्ड क्वालिटीज़। तो हम इनकी क्रॉस ब्रीडिंग करा सकते हैं, मतलब एक तो साहिवाल ले लें गाय और एक जर्सी ले लें और इनकी ब्रीडिंग कराते हैं, तो इनका जो बच्चा पैदा होगा वो मतलब दूध भी ज़्यादा देगा और वो बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी उसकी ज़्यादा होगी। इस तरीके से क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू हम लोग जो है बेटर क्वालिटी के जानवर बनाते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, विच मेथड इज कॉमनली यूज फॉर इम्प्रूविंग कैटल ब्रीड्स एंड वाई। कैटल ब्रीड्स को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग ना क्रॉस ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग का। इससे क्या होता है, हम लोग डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ जो भी हम लोग को चाहिए होती है ना जानवरों में, वो ले सकते हैं। एक्टिविटी में फार्म में जाइए, कैटल्स गिनिए और उन कौन कौन सी ब्रीड की हैं वो आपको देखना है, और अमाउंट ऑफ मिल्क वो कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं वो देखना है। Proper cleaning and shelter facilities for cows and buffaloes are required for humane farming for the health of animals and production of clean milk as well। तो उनकी साफ़ सफाई होनी चाहिए, शेल्टर की भी साफ़ सफाई होनी चाहिए ताकि एनिमल्स की हेल्थ भी अच्छी बनी रहे और जो है दूध जो आ रहा है वो भी साफ़ होना चाहिए। देखिए मैंने बचपन से देखा है कि मेरी मम्मी जो है ना वो दूध लेने जाती है डेली, सुबह 6 बजे उठ करके वो दूध लेने जाती है। कई बार मैं भी उनके साथ जाती थी, तो तब वहाँ पर मैंने देखा है कि कितनी सारी मतलब गाय भैंसें एक साथ बंधी हुई होती हैं और कैसे उनकी मतलब दूध दोया जा रहा होता है। तो तब मैंने देखा है ये बिल्कुल अपने सामने से। क्या आपने देखा है तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एनिमल्स रिक्वायर रेगुलर ब्रशिंग ताकि उनकी वो जो गंदगी में लग जाती है उनकी बॉडी पे वो रहे, हट जाए। और क्योंकि एनिमल्स जो हैं वो उनके मतलब ना बाल भी झड़ रहे होते हैं तो दूध वगैरह में आ जाते हैं, तो वो भी नहीं आने चाहिए। दे शुड बी शेल्टर्ड अंडर वेल वेंटिलेटेड रूफ शेड दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रेन हीट एंड कोल्ड। तो अच्छे से प्रोटेक्शन हो कि भाई अब मौसम से बचे रहें। द फ्लोर ऑफ द कैटल शेड नीड्स टू बी स्लोपिंग एज टू स्टे ड्राई एंड टू फैसिलिटेट क्लीनिंग। तो मतलब इस तरीके से स्लोपिंग होना चाहिए क्योंकि वो सुसु पोटी करते रहते हैं ना, तो वो नीचे की तरफ चले जाए ताकि उनका जो फ्लोर है जिस पे वो खड़े हुए हैं वो ड्राई रहे, साफ रहे। फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ डेयरी आर ऑफ 2 टाइप्स। तो जो डेयरी एनिमल खाना खाते हैं वो 2 तरीके का होता है। उसमें क्या होता है, एक तो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट होती है विच इज़ द फूड रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एनिमल्स टू लिव अ हेल्दी लाइफ। तो ऐसा खाना कि वो हेल्दी लाइफ जी सके। दूसरा मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट विच इज़ द टाइप ऑफ फूड रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड। तो जब वो दूध दे रही हैं तो अच्छे क्वालिटी का दूध दे, ज़्यादा दूध दे, इसके लिए अलग तरीके का खाना होता है। एक तो वो हेल्दी रहे इस तरीके का खाना, दूसरा वो ज़्यादा अच्छा दूध दे इस तरीके का खाना भी उनको खिलाया जाए। एनिमल फीड इंक्लूड करती है रफेज विच इज़ लार्जली फाइबर। रफेज जैसे कि घास हो गया, उसमें फाइबर होता है बहुत ज़्यादा। और दूसरा होता है कंसनट्रेट्स विच आर लो इन फाइबर एंड कंटेन रिलेटिवली हाई लेवल ऑफ प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। एक तो वो रफेज खाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायर मतलब उनके जो है हेल्दी बना के रखने के लिए। दूसरा उनकी दूध की क्वालिटी अच्छी हो तो ऐसे कॉन्सनट्रेट्स उनको दिए जाते हैं। पशु आहार जिसको बोलते हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। कैटल नीड बैलेंस्ड राशंस कंटेनिंग ऑल न्यूट्रिएंट्स इन प्रोपोर्शनेट अमाउंट्स। तो कैटल जो है बैलेंस में होना चाहिए उनकी जो खाना है ताकि जितनी भी सारी की चीज़ें उनको चाहिए वो उनको मिलती रहें। बिसाइड्स सच न्यूट्रिएंट्स फूड मटीरियल सर्टेन फूड एडिटिव्स भी उनके डाले जाते हैं जिससे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट उनको मिलते रहे। द हेल्थ एंड द मिल्क आउटपुट ऑफ डेली एनिमल्स जो है वो बढ़ेगा अगर उनको रफेज भी मिले और जो न्यूट्रिएंट्स उनको ज़रूरत है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो भी उनके खाने में, जिससे खल बोलते हैं उसको, खल वगैरह डाल दी जाए। कैटल सफ़र फ्रॉम नंबर ऑफ डिजीज बिसाइड्स कॉजिंग डेथ रिड्यूस मिल्क प्रोडक्शन। हेल्दी एनिमल फीड्स रेगुलरली एंड हैज़ अ नॉर्मल पॉस्चर। तो सही तरीके से हम उनको पालेंगे तो सही रहेगा, अदरवाइज़ उनको मतलब कैटल्स में काफ़ी सारी बीमारियां भी लगती हैं जिससे उनकी डेथ भी हो जाती है, उनका मिल्क का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। हेल्दी एनिमल जो है वो रेगुलरली खाना खाते हैं और नॉर्मल पोषण उनका होता है। द पैरासाइट्स ऑफ कैटल मे बी बोथ एक्सटर्नल पैरासाइट एंड इंटरनल पैरासाइट। पैरासाइट कीड़े मकोड़े जैसे कि वायरस हो गया, फंगस हो गया, ये सब भी जानवरों को लगते हैं, इससे इंसानों में भी प्रॉब्लम होती है। द एक्सटर्नल पैरासाइट लिव ऑन द स्किन एंड मेनली कॉज स्किन डिजीज। तो एक्सटर्नल पैरासाइट जो है कीड़े मकोड़े उनके को स्किन डिजीज फैला देते हैं। इंटरनल पैरासाइट लाइक वॉर्म अफेक्ट स्टमक एंड इंटेस्टाइन वाइल फ्लूक डैमेज द लिवर।
तो ये देखो अलग अलग बीमारियां हैं उनको, पैरासाइट्स से स्किन डिसीज़ भी होती है उनको, इंटरनल अंदर की तरफ कीड़े हो जाते हैं पेट में, इफेक्ट को स्टमक जो हमारा नहीं मतलब गाय भैंस का पेट होता है उसको इफेक्ट करते हैं, वो उनकी इंटेस्टाइन को इफेक्ट करते हैं और उनके लिवर को भी डैमेज कर सकते हैं। इन्फेक्शियस डिसीज ऑल्सो कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड वायरसेस। वैक्सीनेशन आर गिवन टू फार्म एनिमल्स अगेंस्ट मैनी मेजर वायरल एंड बैक्टीरियल डिसीज। तो जैसे इंसानों का वैक्सीनेशन होता है इसी तरीके से जानवरों को बचाने के लिए उनका भी वैक्सीनेशन किया जाता है। तो अभी हम लोगों ने कैटल फार्मिंग का देखा, अब हम लोग देखते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग में कौन आता है? मुर्गी, पोल्ट्री वाली होती है। तो पोल्ट्री फार्मिंग is undertaken to raise domestic fowl for egg production and chicken meat। तो इसमें क्या होता है, पोल्ट्री फार्मिंग में डोमेस्टिक फाउल को यानी कि जो मुर्गी होती है उसको पाला जाता है मीट के लिए, अंडे के लिए। Therefore improved poultry breeds are developed and farmed to produce layers for eggs and broilers for meat। तो मतलब अच्छे से जो है उनको पाला पोषण के ताकि अच्छे अंडे मिलें और अच्छा मीट उनसे मिल सके। तो क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, जैसे कि जानवरों की क्रॉस ब्रीडिंग कराई जा रही थी गाय भैंस की, ऐसे ही इनकी भी क्रॉस ब्रीडिंग होती है। इंडिजिनस जो है मुर्गी होती है जैसे असील, एंड फॉरेन एक्जॉटिक जैसे कि लेगहॉर्न ब्रीड्स। वैरायटी इंप्रूवमेंट, क्योंकि क्या होता है ना, उनकी कुछ अच्छी क्वालिटी होंगी, यहाँ की कुछ अच्छी क्वालिटी होंगी, जब क्रॉस ब्रीडिंग हो जाएगी तो दोनों की अच्छी क्वालिटीज़ मिल जाती हैं। तो अलग अलग वैरायटीज़ बनाई जाती हैं ताकि डिज़ायरेबल जो भी ट्रेड्स हमें चाहिए वो हमें मिल जाएँ। कि नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स, की चिक्स जो हैं बच्चे हो रहे हैं उनके वो बढ़िया हों। डॉफ ब्रॉयलर पेरेंट फॉर कमर्शियल चिकन प्रोडक्शन। तो भाई ब्रॉयलर पेरेंट मतलब एक तो होता है अंडे वाला, एक मुर्गी होती है जो अंडे देती है, एक मुर्गी अंडे वाली होती है और एक मीट वाली होती है। तो मीट वाली के लिए जो क्वालिटी चाहिए वो उनको मिल जाए, अंडे वाली के लिए जो चाहिए वो मिल जाए। समर अडेप्टेशन हो कि मतलब गर्मियों में अच्छे से हाई टेम्परेचर पे वो अडेप्ट करके रहे। लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, तो ज़्यादा उन पर खर्चा ना करना पड़े। रिडक्शन इन द साइज ऑफ एग लेइंग बर्ड विद एबिलिटी टू यूटिलाइज मोर फाइब्रस चीपर डाइट्स फॉर्मुलेटेड यूजिंग एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट्स। तो भाई जो अंडे दे रही हैं वो छोटी हों साइज़ में थोड़ा, ताकि जो है कम खाना बना लें और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के अंडे दें। तो ये असील है इंडियन वैरायटी, और ये लेगहॉर्न है जो हमें देखने को मिलती है ना आजकल बहुत ज़्यादा, ये फॉरेन की वैरायटी है। अब डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट की इम्प्लीकेशन देखनी है हमें। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट पोल्ट्री इज़ इंडियाज़ मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्टर ऑफ लो फाइबर फूड स्टफ विच इज़ अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन इनटू हाईली न्यूट्रिशियस एनिमल प्रोटीन फूड। तो भाई जो चीज़ मतलब नहीं थी अच्छी उसको हमने बेटर बना दिया क्रॉस ब्रीडिंग वगैरह करवा के और न्यूट्रिएंट क्वालिटी को बढ़ा करके जानवरों में। तो एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन। तो ब्रॉयलर चिकन आर फेड विद विटामिन रिच supplementary feed for good growth and better feed efficiency. Care is taken to avoid mortality and to maintain feathering and carcass quality। तो ये जो ब्रॉयलर चिकन होते हैं ये मीट वाले चिकन होते हैं, इनको मतलब विटामिन रिच जो है अच्छी फीड दी जाती है ताकि अच्छी इनकी ग्रोथ हो और अच्छे एफिशिएंट हो और इनकी जो कैराकस की क्वालिटी है मतलब जो अंदर मांस की क्वालिटी है वो अच्छी रहे। दे आर प्रोड्यूस्ड एज ब्रॉयलर्स एंड सेंड टू मार्केट फॉर मीट पर्पसेस। तो इनको ब्रॉयलर की तरह जो है बड़ा किया जाता है और मीट के लिए इनका इस्तेमाल होता है। फॉर गुड प्रोडक्शन ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स अंडे वाली गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर इंपॉर्टेंट, मतलब अच्छे से उनको रखा जाए इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है गुड मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस में, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। दीज इंक्लूड मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर एंड हाइजेनिक कंडीशन इन हाउसिंग एंड पोल्ट्री फीड एज वेल एज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज़ एंड पेस्ट। तो टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए जो है बीमारियां ना उनकी फैले और उनको अच्छी साफ कंडीशन में रखा जाए। द हाउसिंग न्यूट्रिशनल एंड एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ बॉयलर्स आर समवॉट डिफरेंट फ्रॉम दोज एग लेयर्स। तो अंडे जो देती हैं और जो बाकी जो ब्रॉयलर्स होते हैं जो मीट वाले होते हैं, मीट वाले और अंडे वाले जो मुर्गे होते हैं ना, मुर्गियाँ, उनकी जो रखने की खाने की जो क्वालिटीज़ होती हैं कि उनको कैसा खाना चाहिए, उनको कैसे रखना चाहिए हमें, वो अलग अलग होता है। तो उस हिसाब से हम लोगों को उनका ध्यान रखना चाहिए। द राशन मतलब डेली फूड रिक्वायरमेंट फॉर बॉयलर्स इज प्रोटीन रिच विद एडिक्वेट फैट। तो जो ब्रॉयलर होते हैं मीट वाले होते हैं उनके प्रोटीन होनी चाहिए और उनकी डाइट में फैट होना चाहिए बहुत ज़्यादा। द लेवल ऑफ विटामिन ए एंड के इज़ केप्ट हाई इन द पोल्ट्री फीड्स। और जो पोल्ट्री होती है अंडे वाली उसमें विटामिन ए और के उनकी डाइट में ज़्यादा अच्छा होना चाहिए अच्छे अंडे प्रोड्यूस करने के लिए। तो दोनों की डाइट में डिफरेंस होता है। जो मीट वाली होती है उसमें प्रोटीन और फैट ज़्यादा होना चाहिए और जो अंडे वाली होती है उसमें विटामिन ए और के की मात्रा अच्छी खासी होनी चाहिए पोल्ट्री फीड में। तो पोल्ट्री हुई अंडे वाली, बॉयलर हुई मीट वाली। पोल्ट्री फाउल सफ़र फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिजीज़। तो पोल्ट्री जो है कई सारे उनको
डिजीज लग जाती है वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट्स की वजह से, एज वेल एज फ्रॉम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, न्यूट्रिशन की भी उनमें डेफिशिएंसी हो जाती है. दीज नेसेसिटाइज प्रॉपर क्लीनिंग, सैनिटेशन एंड स्प्रेइंग ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स एट रेगुलर इंटरवल्स. तो भाई साफ़ सफाई रखनी चाहिए जहाँ पर वो रहते हैं ताकि स्किन डिजीज वगैरह ना हो. और क्लीनिंग एंड सैनिटेशन तो साफ़ सफाई हो गया. स्प्रेइंग ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स मतलब कुछ इन्फेक्शन ना फैले, ऐसी दवाइयाँ भी छिड़कते हमें रहना चाहिए. अप्रोप्रिएट वैक्सीनेशन कैन प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज एंड रिड्यूस लॉस ऑफ पोल्ट्री ड्यूरिंग एन आउटब्रेक ऑफ डिजीज़. तो जो है इन्फेक्शियस डिसीज़ ना फैले उसके लिए वैक्सीनेशन वगैरह भी प्रॉपर करा के रखनी चाहिए. व्हाट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर कॉमन इन डेयरी एंड पोल्ट्री फार्मिंग. तो देखो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में क्या होना चाहिए, सैनिटेशन, क्लीनिंग, वैक्सीनेशन और स्प्रेइंग ऑफ मेडिसिन्स. डिफरेंस बिटवीन ब्रॉयलर्स एंड लेयर्स एंड इन देयर मैनेजमेंट. तो ब्रॉयलर्स और लेयर्स में डिफरेंस होता है. एक तो भाई देखो ब्रॉयलर जो है वो मीट वाला होता है, ये अंडे वाला होता है. और मैनेजमेंट में कैसे कैसे डिफरेंस है कि भाई डाइट अलग होती है. ब्रॉयलर्स की जो है प्रोटीन रिच डाइट होती है, एडिक्वेट फैट वाली. और जो पोल्ट्री होता है उसका विटामिन ए और के जो है उनकी डाइट में काफ़ी ज़्यादा हाई मात्रा में होना चाहिए. अब लोकल पोल्ट्री फार्म को विज़िट करना है और क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं और लेयर्स और ब्रॉयलर्स की हमें देखनी है. फ़िश प्रोडक्शन. फ़िश होती है मछली. मछली जो है काफ़ी ज़्यादा चीप सोर्स होता है एनिमल प्रोटीन का हमारे खाने में. फिश प्रोडक्शन इंक्लूड करता है फिन्ड ट्रू फिश एज वेल एज शेल फिश सच एज प्रॉन्स एंड मॉलस. तो हमारे देश में तो ज़्यादातर नॉर्मल मछली खाते हैं, बट बाकी बाहर अलग अलग जानवर भी खाए जाते हैं, शेल फिश और प्रॉन्स और मॉलकस जो है ये. देर आर टू वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फिश. दो तरीके से हम फिश को ऑब्टेन करते हैं. वन इज़ फ्रॉम नेचुरल सोर्स विच इज़ कॉल्ड कैप्चर फिशिंग. तो नेचुरल सोर्स ये इंपॉर्टेंट है कि भाई कैप्चर फिशिंग क्या होती है, बताओ ज़रा. एग्जाम में आ जाएगा 1 नंबर का क्वेश्चन कि भाई व्हाट इज कैप्चर फिशिंग. बताओ 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 कैप्चर फिशिंग क्या होता है. तो कैप्चर फिशिंग आप जब नेचुरल सोर्स से समुद्र से जाकर के नदी से जाकर के पकड़ते हैं ना मछली को, तो उसको हम कैप्चर फिशिंग बोलते हैं. द अदर वे इज बाय फिश फार्मिंग विच इज कॉल्ड कल्चर फिशरी. कल्चर फिशरी मतलब आप मछली पालन कर रहे हैं. कैप्चर फिशिंग मतलब जाकर के पकड़ करके लेकर के आ रहे हैं. तो वाटर सोर्सेज of fish can either be seawater or freshwater such as river and ponds. Fishing can thus be done both by capture and culture of fish in marine and freshwater ecosystem. तो फिशिंग जो है वो पकड़ के भी हो सकती है और जो है कैप्चर करके भी की जा सकती है. अब मरीन फिशरीज. इंडियाज़ मरीन फिशरी रिसोर्स इंक्लूड. इंडिया की जो है कोस्ट लाइन होता है समुद्री रेखा. इंडिया की समुद्री रेखा काफ़ी बड़ी है, मतलब काफ़ी बड़ी कोस्ट लाइन इंडिया के पास है. और उसमें हमारे पास डीप सीज भी हैं, रिवर्स वगैरह भी हैं जिससे हम लोग जो है मछली पालन करते हैं. पॉपुलर मरीन फिश वैराइटीज़ जो हैं हमारी उसमें क्या क्या है, प्रॉम्फेट, मार्कल, टूना और सार्डाइंस एंड बॉम्बे डक. ये जो है मरीन वैराइटीज़ हैं, याद रखनी है. पॉपुलर मरीन फिश की वैराइटीज़ देखो, एक तो ट्यूना याद रख लो और एक बॉम्बे डक याद रख लो, इजीली याद रहेगी. तो दो तो याद होनी चाहिए. मरीन फिश आर कॉट यूजिंग मैनी काइंड्स ऑफ फिशिंग नेट्स फ्रॉम फिशिंग बोट्स. फिशिंग बोट से फिशिंग नेट की मदद से काफ़ी सारी मतलब मछली को पकड़ा जाता है. ईल्स आर इंक्रीज बाय लोकेटिंग लार्ज स्कूल ऑफ फिश. स्कूल ऑफ फिश का मतलब होता है फिश का झुंड. कोई पढ़ने नहीं जा रही होती, वो फिश का झुंड होता है. तो ईल्स मतलब उनकी उपज बढ़ाई जा सकती है, मतलब खूब सारे आप उसको पकड़ सकते हो. कैसे कि एक पूरा स्कूल ढूंढ लो, यूजिंग सैटेलाइट या फिर इको साउंडर्स का इस्तेमाल करके उनको पकड़ा जा सकता है. सम मरीन फिश ऑफ हाई इकोनॉमिक वैल्यू आर ऑल्सो फार्म्ड इन सी वाटर. तो सी वाटर में फार्मिंग भी इनकी की जाती है. दिस इंक्लूड्स फिन फिशेस. तो सी वाटर में किसकी फार्मिंग की जाती है, सी फिशेस. उनको हम मुलेट्स हो गया और भेतकी या फिर पर्ल स्पॉट्स या फिर सेलफिश सच एज प्रॉन्स. इनकी कहाँ से मतलब हम लोग उनको पाल सकते हैं मरीन फिश के तौर पर सी वाटर में. तो मसल्स एंड ऑयस्टर एज वेल एज सीवीड. ऑयस्टर आर ऑल्सो कल्टिवेटेड फॉर द पर्ल्स दे मेक. ऑयस्टर पर्ल बनाते हैं, मोती बनाते हैं, उसके लिए भी इनका कल्टिवेशन किया जाता है. तो कुछ हमें नाम भी याद रखने हैं. अब इसके बाद इनलेट फिशिंग और फिर बी कीपिंग और फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट. तो एज मरीन फिश स्टॉक्स गेट फर्दर डिप्लीटेड द डिमांड फॉर फिश जो है वो हम फिश कल्चर से या फिर मरी कल्चर से कर सकते हैं. अब भाई मैरी कल्चर क्या होता है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि मैरी कल्चर जो होता है मछली पालन. जब हम लोग आर्टिफिशियली एक तो समुद्रों से पकड़ करके लेकर के आते हैं, नदियों से पकड़ करके लेकर के आते हैं, वो तो नेचुरल है. बट मैरी कल्चर में हम पॉन्ड्स वगैरह में मछली पालन करके जो है यूज़ करते हैं. इनलैंड फिशरीज़ अब वही आ रहा है. फ्रेश वाटर रिसोर्सेज इंक्लूड कैनल्स, पॉन्ड्स, रिजर्वायर्स, रिवर्स. ये फ्रेश वाटर मतलब एक तो होता है खारे पानी की मछलियाँ. इससे पहले मरीन वाला हमने पढ़ा, वो खारे पानी की होती है, समुद्र से पकड़ी जाती है. और कैनल से, पॉन्ड से, रिजर्वायर से या फिर रिवर्स जो है
उससे इनलैंड फिशरीज होती हैं। ब्रैकिश वाटर रिसोर्सेज मतलब खारे पानी वाली, वेयर एज सी वाटर एंड फ्रेश वाटर मिक्स टुगेदर सच एज एस्चुरीज एंड लगून्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फिश रिजर्वायर्स। ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई ब्रैकिश वाटर क्या होता है। ब्रैकिश वाटर होता है जहाँ पर खारा पानी यानी कि समुद्र का पानी और नदी का पानी मिल रहा होता है, वो होता है ब्रैकिश वाटर। उसमें क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए एश्योरीज होते हैं, लगून्स होते हैं, और ये वाले जो फिश रिजर्वायर्स होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये वाली फिशेस की भी काफ़ी अलग डिमांड होती है। कैप्चर फिशिंग इज़ डन इन सच लैंड्स। देखिए कैप्चर फिशिंग यहाँ पर करी तो जाती है वाटर बॉडीज़ में, मगर उनकी जो उपज होती है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। ज़्यादातर फिश प्रोडक्शन जो है वो एक्वाकल्चर से इसमें होता है। फिश कल्चर इज समटाइम्स डन इन कॉम्बिनेशन विद राइस क्रॉप सो दैट फिश आर ग्रोन इन द वाटर इन द पैडी फील्ड। मोर इंटेंसिव फिश फार्मिंग कैन बी डन इन कॉम्पोजिट फिश कल्चर सिस्टम। बोथ लोकल एंड इम्पोर्टेड फिश स्पीशीज आर यूज इन सच सिस्टम। मतलब कई बार तो जहाँ पर चावल की खेती होती है ना, वहीं पर ही मछली, क्योंकि चावल की खेती में बहुत ज़्यादा पानी लगता है, तो वहीं पर ही मछलियों की फार्मिंग भी की जाती है, मतलब मछली भी वहीं पर ही पाल ली जाती हैं। और या फिर क्या होता है, अलग से भी मछलियाँ पाली जाती हैं। तो इम्पोर्टेड और बाहर से लाई हुई मछलियाँ, लोकल मछलियाँ, दोनों ही इस सिस्टम से हम लोग जो है उगा लेते हैं। मछली वैसे उगाई नहीं जाती है, पाली जाती है। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं फिश कल्चर में कि राइस क्रॉप के साथ साथ जो है वो पैडी फील्ड में उगा लें, उसको इंटेंसिव फिश फार्मिंग भी कर सकते हैं। और कंपोजिट फिश कल्चर मतलब अलग से भी फिशेस को जो है पाल करके उनका इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखते हैं, इन सच अ सिस्टम अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 or 6 स्पीशीज इज यूज्ड इन फिश इन सिंगल फिश पॉन्ड। तो 5 या 6 जो है स्पीशीज़ जो है एक ही पॉन्ड में रख दी जाती हैं। ये इस तरीके से सेलेक्ट की जाती हैं कि एक दूसरे से जो है ना लड़ाई झगड़े ना करें। खाने के लिए इनकी फूड हैबिट्स को देख करके ही अलग अलग स्पीशीज़ को रखा जाता है। इससे क्या होता है, फूड अवेलेबल होता है पॉन्ड के अलग अलग पार्ट में, उसका ये इस्तेमाल कर लेती हैं। एज कैटल्स आर सरफेस फीडर्स, जो अलग अलग फिश के एग्जांपल दे रहे हैं कि कैटलास जो है वो सरफेस फीडर होते हैं, ऊपर ऊपर ही खाना खाते हैं। रोहस जो है वो मिडिल जोन पॉन्ड में खाना खाते हैं। और म्रिकास जो है वो कॉमन क्रैब्स होते हैं, वो हैं बॉटम, बिल्कुल नीचे जा करके खाना खाते हैं। और जो ग्रास क्रैब्स फीड्स होते हैं, ग्रास क्रैब्स, ये जो फिशेस होती हैं ये फालतू जो पेड़ पौधे होते हैं उन पर, एक्स्ट्रा पेड़ पौधे उन पर फीड करते हैं। टुगेदर ये स्पीशीज़ जो है वो एक ही पॉन्ड में रह करके आराम से रह सकती हैं, क्योंकि एक ऊपर खा रही है खाना, एक नीचे खा रही है, इधर खा रही है, इधर खा रही है ना, अलग अलग जगह पर खाना खा रही है। तो एक दूसरे से खाने के लिए ये लड़ाई झगड़े भाई नहीं करती हैं। तो दिस इंक्रीजेस द फिश ईल्ड फ्रॉम द पॉन्ड। तो इससे पॉन्ड में अच्छे से जो है फिशेस पल पाती है। कैटलास, सिल्वर क्रैब, अलग अलग देखिए फिशेस को यहाँ पे बना के दिखा रखा है। कलर ही दे देते, समझ ही आ जाता कौन सा कलर किया है। वन प्रॉब्लम विद सच कंपोजिट फिश कल्चर इज दैट मैनी ऑफ दीज फिशेस ब्रेड ओनली ड्यूरिंग मानसून। तो ये इसकी प्रॉब्लम ये है कि कंपोजिट फिश कल्चर की ज़्यादातर बारिश के मौसम में ही इनको उगाया जा इनको पाला जा सकता है। इवन इफ फिश सीड इज कलेक्टेड फ्रॉम द वाइल्ड, इट कैन बी मिक्सड विद दैट ऑफ अदर स्पीशीज एज वेल। सो मेजर प्रॉब्लम इन द फिश फार्मिंग इज द लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स। तो सीड की क्वालिटी जो है उसकी प्रॉब्लम हो जाती है फिश फार्मिंग में। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, वेज हैव बीन वर्कड आउट टू ब्रेड दीज फिश इन पॉन्ड्स यूजिंग हार्मोनल स्टिमुलेशन। दिस हैज इंक्रीज द सप्लाई ऑफ प्योर फिश सीड इन डिजायर्ड क्वांटिटीज। तो फिश सीड मतलब जितनी फिश की हमें ज़रूरत है उनके ऑफस्प्रिंग की, वो हम लोग जो है हार्मोनल स्टिमुलेशन से बना लेते हैं। मतलब ज़्यादा उनकी जो है कि ज़्यादा बच्चे पैदा करें, इस तरीके के हार्मोन्स डाल दिए जाते हैं उनकी बॉडी में, ताकि हम लोग को ज़्यादा सही है से लगे। तो हाउ फिशेज ऑब्टेन, देखो मरीन से भी कर सकते हैं और फ्रेश वाटर से भी कर सकते हैं। एडवांटेज ऑफ कंपोजिट फिश कल्चर कि भाई अलग अलग टाइप का वो खाना खाती हैं, अलग अलग लेयर्स पे, तो खाने की लड़ाई नहीं होती और पॉन्ड का पूरा एरिया यूज़ हो जाता है। अब बिल्कुल लास्ट पे आ गए हैं हम चैप्टर के बी कीपिंग, यानी कि बी कीपिंग मधुमक्खी पालन। हनी जो है हम खाते हैं, इसलिए जो बी कीपिंग है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, एग्रीकल्चर एंटरप्राइज बन चुकी है। सिंस बी कीपिंग जो है इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम होती है, तो फार्मर जो है एडिशनल इनकम के लिए इसको ईजिली कर सकते हैं। इन एडिशन टू हनी, बीहाइव्स आर अ सोर्स ऑफ वैक्स विच इज़ यूज्ड इन वेरियस मेडिकल प्रिपरेशन। तो हनी भी होता है इसमें, और हनी के साथ साथ एक तो शहद होता है, और शहद के साथ साथ इसमें वैक्स भी होता है, तो वैक्स का भी इस्तेमाल कर लिया जाता है इससे। तो लोकल वैरायटीज़ जो बी की होती है उनका कमर्शियल प्रोडक्शन हनी के लिए किया जाता है, उसका नाम होता है अपिस केराना इंडिका, कॉमनली नोन एज इंडियन बी। और एक होता है ए डोरसाता, द रॉक बी,
और फ्लोरे, अलग अलग लिटिल, इनके अलग अलग नाम हैं। इटालियन बी की वैरायटी है मेलिफेरा, इसको भी लाया गया है ताकि हनी ज़्यादा से ज़्यादा उगाया जा सके। दिस वैरायटी इज़ कॉमनली यूज फॉर कॉमर्शियल हनी प्रोडक्शन। तो हम क्या करते हैं, अपने देश की जो बीज हैं उनका भी इस्तेमाल करते हैं, फ़ॉरेन से लाई हुई बीज का भी इस्तेमाल करते हैं कि भाई फ़ॉरेन की जो भी वैरायटी होती है ना, जो अच्छा उपज दे रही होती है, कि भाई ये इटली वाली है, ये बी ये ज़्यादा हनी प्रोड्यूस कर रहे हो तो भाई इसका इस्तेमाल कर लो। अब देखिए, अरेंजमेंट फॉर बिहाइव इस तरीके से जो है मधुमक्खी को पालने के लिए बनाया जाता है। हनी एक्सट्रैक्टर, यहाँ से हनी निकाला जाता है। इटालियन बी हैव हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी, उनकी हनी ज़्यादा अच्छे से मतलब कनेक्शन ज़्यादा वो हनी प्रोड्यूस करती हैं। दे स्टिंग समटाइम समवॉट लेस, और काटती जो हैं कम है वो। दे स्टे इन अ गिवन बिहाइव फॉर लॉन्ग पीरियड्स एंड ब्रेड वेरी वेल, तो एक ही जगह पर रहती है और अच्छे से जो है उनकी नंबर भी बढ़ा लेती है। फॉर कॉमर्शियल हनी प्रोडक्शन बी फार्म्स और एपरीज आर एस्टैब्लिश, तो एपरीज क्या होती हैं, एपरीज होते हैं बी फार्म्स जहाँ पर मधुमक्खियों को पालन किया जाता है और हनी प्रोड्यूस करवाया जाता है उनसे। द वैल्यू और क्वालिटी ऑफ हनी डिपेंड्स अपन द पैस्चरेज और द फ्लावर्स अवेलेबल टू द बीज फॉर नेक्टर एंड पॉलन कलेक्शन। तो भाई कैसे बनता है हनी, वो जो रस चूस के आती है ना उनका फूलों का, उससे हनी बनता है। तो कितना हनी की क्वालिटी कैसी होगी, ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे फूल कैसे अवेलेबल होंगे। इन एडिशन टू एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ पैस्चरेज द काइंड ऑफ फ्लावर्स अवेलेबल विल डिटरमाइन द टेस्ट ऑफ हनी। तो टेस्ट कैसा होगा कि भाई किस तरीके के फ्लावर्स वहाँ पर अवेलेबल है ना, उस पर टेस्ट डिपेंड करता है। तो डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ हनी प्रोडक्शन के लिए क्या करेक्टरिस्टिक बतानी है, और पैस्चरेज एंड हाउ इट इज़ रिलेटेड टू हनी प्रोडक्शन। पैस्चरेज मतलब वो एरिया जहाँ पर मधुमक्खी घूम सकती हैं और वो फूलों का रस चूसती हैं। तो कौन सा अच्छा फूल उनको मिलेगा, अच्छा पैस्चर मिलेगा, तो हनी की क्वालिटी अच्छी होगी। तो ये हो गया हमारा चैप्टर, बहुत ही बड़ा चैप्टर था। साइंस के सारे चैप्टर्स बड़े बड़े हैं। अब मैं इसको मर्ज कर दूँगी और फिर आपको सारे एक साथ मिल जाएंगे। थैंक यू।